अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। प्रोग्राम के आगाज़ में हम एक अफसोसनाक खबर सबसे पहले शामिल करेंगे। बनू का इलाका है जानी खेल, जहां पर फौजी काफिले पर खुदकुश हमला किया गया, जिसके नतीजे में 9 पाक फौज के जवान शहीद हो गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ISPR का बताना है कि फौजी काफिला वहां से गुजर रहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार हमलावर की जानिब से खुदकुश हमला किया गया, जिसके नतीजे में पाक फौज के 9 जवान शहीद हुए हैं। 5 जख्मियों की इतलात भी इस वक्त सामने आ रही हैं। 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए और उनमें शहदा में एक JCO नायब सूबेदार सनोबर अली भी शामिल है। जिस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तमाम इलाके को घेरे में ले लिया गया है, मुहासरा कर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन भी वहाँ पर शुरू कर दिया गया था। और इस हवाले से ISPR का ये कहना है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की जो लानत है उसको ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है और हमारे जवानों की जो कुर्बानियाँ हैं ये हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। इसी मामले पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की स्टेटमेंट भी सामने आई और उनका ये कहना था कि मैं बनू में पेश आने वाले वाक़े पर अफसरदा हूँ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बनू दहशतगर्द हमले में लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और इस हवाले से उनका ये कहना था कि दहशतगर्दी की वो सरासर मज़म्मत करते हैं। काबिल मज़म्मत ये वाक़या है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और ऐसे तमाम वाक़यात के ख़िलाफ़ हम पुरअज़्म हैं। हमारे जो शहदा हैं, हमारी हमदर्दियाँ उन तमाम शहदा के साथ हैं, उन तमाम ज़ख्मियों के साथ हैं जो वहाँ पर मौजूद थे अपनी ड्यूटी पर, और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। इसको मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज़। पेट्रोल, बिजली, चीनी महंगाई अवाम के गले पड़ गई। स्टॉक मार्केट क्रैश, खरबों का नुकसान। चेयरमैन PTI को बड़ा रिलीफ, राब्ते आसान। पाक भारत क्रिकेट जंग, करोड़ों दिलों की धड़कनें तेज। और पंजाब के 37 लाख बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं न्यू पाकिस्तान में, आज इसको भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा फिगर है। 73 लाख का ये फिगर सामने आया है, जिसके मुताबिक 73 लाख बच्चे पंजाब में स्कूल्स में नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्की मईशत के हवाले से, और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी अवाम महंगाई की चक्की के 2 पार्टों में पिस रहे हैं। अवाम एक तरफ हमने देखा कि कुछ रोज से बिजली के भारी बिलों के खिलाफ सड़कों पर मौजूद थे, भारी बिल लिए हमें परेशान दिखाई दे रहे थे, तो आज दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। जी हां, ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई है और लग ये रहा है कि हालात जो हैं वो तो काबू से बाहर हो चुके हैं। कोई सूरत हाल में नजर नहीं आ रही जहां पर आवाम को रिलीफ दिया जा सके। निगरान हुकूमत ने बिजली के बिलों में रिलीफ का प्लान IMF से शेयर तो कर दिया है। अब देखना यह है कि वहां से मंजूरी कब तक आती है, आवाम पर रहम कब तक खाया जाएगा। 2023-24 के बजट में हंगामी बुनियादों पर 250 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे और ये रकम बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इस मुजव्वज़ा रिलीफ पैकेज पर IMF को कायल करने में कुछ वक्त भी लग सकता है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद वापडा वजारत आबी वसाइल ने मुलाजमीन को जो मुफ्त बिजली दी जा रही है, जो मुफ्त यूनिट दिए जा रहे हैं, उनको ख़त्म करने की मुखालफत भी की है, क्योंकि ये बिल्कुल भी आसान मरहला नहीं होगा। जो तमाम राज सरकारी अफसरान को दी गई हैं उनसे वापस लेना एक मुश्किल काम होगा। तो निगरान हुकूमत के पास अवाम और ताजरों को रिलीफ देने के लिए कोई भी मालियाती गुंजाइश नहीं है। ये निगरान वजीर ख़जाना का बयान था, जिसके बाद स्टॉक मार्केट हमने देखा कि क्रैश कर गई। स्टॉक मार्केट को यह बयान ले डूबा, सरमायाकारों के खरबों रुपए डूब चुके हैं। उधर FBR ने अदम अदायगी की बुनियाद पर PIA के अकाउंट भी मुंजमद कर दिए हैं। माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। डॉक्टर प्रिया, आपके वक्त के लिए जितनी भी हुकूमतें आती हैं, मुंतखब हों गैर मुंतखब हों, जिस तरह से निगरान सेटअप अभी चल रहा है, बज़ाहिर तो यही बताया जा रहा है कि आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। IMF ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। अब ये जो प्लान किया जा रहा है रिलीफ देने का, तो आपको लग रहा है IMF को कायल कर सकेंगे पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ देने के लिए? सोवरेन स्टेट जो होती है उसके पास ऑप्शंस होते हैं। हमारी जो हुकूमतें हैं वो ऑप्शंस इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो उनकी अपनी बेईमानी है। आप देखें ना, एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं कि हम IMF की वजह से ये महंगाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रही हैं कि जो मुफ्त बिल है वो हम उसको ठीक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि आप IMF की आड़ में अपने दोस्तों को और एहलकारों को मुफ्त बिजली तेल देते जा रहे हैं और कौम पे वो बोझ डालते जा रहे हैं। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि 1/3 इसका बोझ
आवाम पे डालें, 1/3 गवर्नमेंट अपने सर पे ले और 1/3 IPP डाले, उन पे क्यों नहीं डालती? उनको क्यों ये बनाते हैं, आप देते जा रहे हैं उनसे ये जो इन अ वे। और फिर ये है कि फॉरेन ऑयल से आप जब ट्रांसपोर्ट की और बिजली भी बनाएंगे तो ये महंगी होगी। आप अपने रिसोर्सेस को नहीं करते। मुझे कोई प्लान इस किस्म की नजर नहीं आती। पिछली हुकूमतों में, पिछली जो थी PDM की, वो तो खासी फ्रॉडलेंट हुकूमत निकली। तो अब सारा बोझ इन पे डल गया है, जिनके पास शायद वो मैंडेट ही नहीं है कि वो बड़े फैसले कर लें। डॉक्टर साहब, ये तो हम देखते आए हैं, तारीख रही है कि जो भी आने वाली हुकूमत है वो पिछली हुकूमत को तमाम तर हम देखते हैं कि वो जिम्मेदारी उस पर डाल देती है। जिस तरह से PDM ने कहा कि PTI माइंस बिछा कर गई, और असल में तो यही नजर आ रहा है कि 16 माह में अब जो माइंस बिछाई गई हैं वो अवाम को मजीद तंग कर रही हैं। जब IMF की बात की जाती है तो IMF तो ये कहता ही नहीं है कि अवाम को बिजली और पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ ना दिया जाए, लेकिन इदारे के सरबराह का बयान हमने देखा दोबारा मंजर आम पर आया है कि उनका इदारा तो यही कहता है कि टैक्स नेट में इजाफा कीजिए, अमीर तबके को दी गई मराहत वापस लीजिए। तो वो तो इस पर यकीन रखते हैं, तो इस फॉर्मूले पर तो काम किया ही नहीं जा रहा। जी, आई एग्री विद यू। हमारे मुल्क में अब कई सालों से, 40-50 सालों से हमने एक ऐसी पॉलिसी बना ली है कि हम गरीब को लूटेंगे और अमीर का घर चलाएंगे, जिसके अंदर ये जो गवर्नमेंट है वो बजाय प्रो पीपल होने के, इलेक्टेड हो या अदरवाइज हो, वो एंटी पीपल हो गई हुई है। वो खुद इतना ही बोझ है इस मुल्क की इकोनॉमी पे कि इकोनॉमी ना अब इन्वेस्टर भी भाग रहा है। आप देखें स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर रही है। जब आपके इंटरेस्ट रेट 22% पे होंगे, जब आपकी इन्फ्लेशन जो है वो 35% पे होगी, जब आपकी पेट्रोल जो है वो 300 से ऊपर होगा, जब आपका डीजल भी इतना ही महंगा है, आपकी बिजली महंगी है, उसके अंदर फ्रॉडलेंट भी डाले हुए हैं यूनिट्स, और फिर आपकी जो है डॉलर जो है वो 315 पे चला जाएगा, तो इकोनॉमी चलेगी कैसे? इकोनॉमिक फॉर्मुलेशंस तो की ही नहीं हुई। और फिर आपकी हुकूमत के अंदर ऐसे अदारे हैं, ऐसे लोग हैं जो सफेद हाथी हैं, करोड़ों का नुकसान किए जा रहे हैं। आपने ना किसी की करप्शन पकड़ी है ना कि, और फिर नैब की तरमीम करके आप माफ करवा देते हैं। तो नेचुरली ये सारी इनएफिशिएंसीज का बोझ जो है वो डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अब पेट्रोल की प्राइसेस को देखते हैं, ट्रिपल सेंचुरी कंप्लीट हो गई पाकिस्तानी तारीख में पहली बार। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं बिजली के बिल जितने बढ़ चुके हैं और डॉलर की बात कर रहे हैं, ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है, तो फिर जब हम बात करते हैं कि हम एक्सपोर्ट्स की तरफ आएंगे ताकि जो मुल्क की मैशत है उसको हम बेहतर करें, तो जो हमारी जो मार्केटें साथ मौजूद हैं, हम इंडिया की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, उनको किस तरह से बीट करेंगे इन प्राइसेस पर आकर? सर, हम बीट नहीं कर सकते। ये जितनी भी गवर्नमेंट की और बिजली की इनएफिशिएंसी है वो हमारी एक्सपोर्ट प्राइसेस में चली जाती है, तो वो महंगी हो जाती हैं, क्वालिटी भी गिरती है। फिर हमने ये देख लिया ना जी। अब आप देखें कि अब आप चाह रहे हैं कि आप एसेट्स बेच के, मिनरल्स बेच के, जमीन बेच के जो है कोई डॉलर कमा लें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आए, मगर क्या इनएफिशिएंसीज पे फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो उस मुल्क में नहीं जाएगा। आपने खुद ही अभी कहा कि 36 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं, तो वो कैसे लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे जब पैसे ही नहीं होंगे? वो अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे करेंगे कि स्कूल की फीस देंगे? वो भी तो बढ़ी हुई हैं, वहां भी तो इनएफिशिएंसीज हैं। कौन सी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं? सो हमारा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है जिसको रीवैम्प करने की जरूरत है, और कोई हुकूमत भी उसको रिवैम्प करने को तैयार नहीं है। वो ब्यूरोक्रेसी को हाथ ही नहीं डालना चाहती, उसको बाईपास करना चाहती है। और वो है वापडा की ब्यूरोक्रेसी हो, रेलवे की ब्यूरोक्रेसी हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी हो, या जुडिशल हो, वही सारी इनएफिशिएंसीज हैं जो आपके बिजली और सारे निजाम पे बोझ बनी हुई है। सब इनएफिशिएंसी तो हर डिपार्टमेंट में मौजूद है। हम देख रहे हैं जिस तरह से भी है, बिल्कुल हर डिपार्टमेंट में हम देख रहे हैं कि सिर्फ महंगाई करके आवाम को बता दिया जाता है। आवाम को फैसिलिटेट या रिलीफ देने की बात तो नहीं है। अगर हम बैरून ममालिक की बात करते हैं कि वहां पर भी आजकल बहुत ज्यादा महंगाई है, तो वहां पर लोगों की कुव्वत खरीद के हवाले से काम हो रहा है। गवर्नमेंट लोगों को पैसे भेजती है, वज़ाइफ भेजती है। यहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट मौजूद ही नहीं है क्योंकि इनके पास खुद पैसे नहीं होते।
जी, इनके पास तो हैं पैसे, इनके को मुफ्त घर, मुफ्त गाड़ियां आज भी मिली हुई हैं, मुफ्त तेल आज भी मिला हुआ है, मुफ्त बिजली आज भी मिली, अपने लिए पैसे हैं। ये जो टैक्स इकट्ठा करने का जो IMF कह रही है, वो इसके साथ एक और बात भी करती है जो ये आपको नहीं बताते। वो कहते हैं कि छोटी गवर्नमेंट करो, बहुत सारी जो ओवरलैपिंग है, उन्होंने आपसे ये कहा है कि ये जो IPPs का सर्कुलर डेट है इसको खत्म करो। उसका ये मतलब नहीं है कि लोगों से पैसे लेके IPPs को दे दो, उसका मतलब ये है कि उनसे रीनेगोशिएट करो, उनकी जो टेक्नोलॉजी चेंज है उसको फोर्स करो। अब आप वो आपके दोस्त हैं और उनसे आप बात ही नहीं कर सकते, वो माफिया बने हुए हैं। तो फिर अब सवाल ये आ गया, आप देखिए कि दहशतगर्दी जिस लेवल पे जा रही है वो इसलिए जा रही है ना कि गरीब आदमी अपने 2 बच्चे बेच देता है दहशतगर्द को, क्योंकि वो बाकी घर को चलाना है, तो वो सुसाइड बॉम्बर्स बनते हैं। आपको पता नहीं है कि ये सारी जो बोझ है अवाम पे वो लिंक करता है इस दहशतगर्दी से, वो मुल्क की इकोनॉमिक जो सारी प्रॉब्लम्स है वो ये सारी लिंक्ड है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर हम बिजली का बिल उठाते हैं, आप अपने घर का बिल देखते हैं, मैं अपने घर का बिल देखता हूं, तो उसमें तो जो हम टैरिफ देख रहे हैं, एक तो बिजली का यूनिट महंगा कर दिया गया है एज कंपेयर टू, हम बात करते हैं बांग्लादेश की, भारत की बात करते हैं, एक ही सफर है इन तीनों ममालिक का। शायद बांग्लादेश तो हमसे बहुत देर बाद उन्होंने अपना सफर शुरू किया। आप क्या समझते हैं वहां पर यूनिट प्राइस जब हम देखते हैं बहुत कम है पाकिस्तानी रुपए के हवाले से, 14 रुपए या 19 रुपए, यहां पर 52 रुपए। उसके बाद एक और जो मेन मसला है कि हम टैक्सेस किस तरह से वसूल कर रहे हैं, विद होल्डिंग टैक्स हम ले रहे हैं, हम GST ले रहे हैं, तो फिर FBR का काम क्या रह जाता है? FBR डिपार्टमेंट को तो बंद कर देना चाहिए अगर आपने सिर्फ बिलों में लोगों से टैक्स ले लेना है। जी, आई एग्री विद यू। बात यह है कि यही बात हम मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं ना, कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो अपना काम नहीं कर रहे तो उसका बोझ फिर किसी न किसी तरीके से हुकूमत चलाना चाहती है अपने आप को। अब आप देखिए कि पिछली हुकूमत जो गई है PDM की, उसने कोई 80 से ज्यादा मिनिस्टर रखे हुए थे और उनके साथ पैराफर्नेलिया। अभी भी आपके जो मिनिस्टर्स हैं 5 या 6 के अलावा बाकी का फंक्शन तो दिखा देना कि कहीं अवाम के साथ उनके जो लिंकेजेस हैं, आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिंकेजेस अवाम के साथ, महंगाई को कंट्रोल करना, क्वालिटी को कंट्रोल करना, ये सारा काम हुकूमत का है ना, वो प्रोविंशियल हो या फेडरल हो। और जब वो नहीं हो रहा, स्कूलों को एक खास लेवल पे लेके जाना, इन्फोर्स करना लॉ एंड ऑर्डर को, यही हुकूमत के काम है। अब जब वो नहीं करते तो फिर ये कहना कि जी हम मजबूर हैं, या IMF ये तो नहीं कहती कि आपके फंक्शंस जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से नीचे चले जाएं। IMF ये तो नहीं कहती कि आप स्मगलिंग नहीं रोकेंगे। IMF ये नहीं कहती कि आप जो है इनएफिशिएंसीज अपनी जो है दूर नहीं करेंगे। सो ये बड़ा आसान है IMF पे सारा बोझ डाल देना या इल्जाम लगा देना। आपको जब तक अपने ब्यूरोक्रेट्स और अपने एहलकारों और अपने को आप एफिशिएंसी नहीं दिखाएंगे और लोगों को उनका जो है टैक्स के बदले कुछ देंगे नहीं, तो चीजें चलेंगी नहीं। असल तो इकोनॉमी चलनी चाहिए। एक और हमने खबर कल देखी, स्टॉक मार्केट जब क्रैश हुई है जुलाई के महीने में, तो हम देख रहे थे कि स्टॉक मार्केट में बड़ी तेजी हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस तरह से फिर डॉलर की परवान हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रही है, रुपया डिवैल्यू होता जा रहा है, उसके बाद अब स्टॉक मार्केट के हालात भी कोई अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। और फिर उसको लिंक किया जा रहा है निगरान वजीर खजाना का जो बयान है कि उन्हें वो बयान बड़े एहतियात से देना चाहिए था कि उनके बयान की वजह से स्टॉक मार्केट डूब चुकी है। जी, पहली बात तो ये है कि वजीर खजाना ऑल्दो अच्छी इकोनॉमिस्ट है, वो भी एक ब्यूरोक्रेट है। वो भी तो पहले स्टेट बैंक की गवर्नर थी, वो भी IMF की के साथ लिंकेज है उसकी। तो उसका अपना बयान कंट्रोवर्शियल 2 तरह से है। एक तरफ उसने कहा कि जी IMF के कहने की वजह इजाजत के बगैर हम बिजली को रिलीफ नहीं दे सकते। दूसरी तरफ उसने कहा कि जिनको रिलीफ दी हुई है मुफ्त बिजली की, उसको हम ले नहीं सकते वापस। तो दोनों अब उसकी इनएफिशिएंसी दिखा रही है ना। मगर ये जो स्टॉक मार्केट का क्रैश है, ये लिंक उसके सिर्फ बयान से नहीं है, ये डॉलर के साथ है। यही पैसा डॉलर को खरीदने में जाता है तो स्टॉक मार्केट नीचे चली जाती है, यही पैसा डॉलर जब नीचे आता है तो स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है। ये स्पेकुलेटिवली लिंक्ड हैं दोनों चीजें। डॉक्टर साहब, अभी तो यही बातें सुनने में आ रही हैं कि महंगाई कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी, जो रिलीफ देने की बातें की जा रही हैं
जो रिलीफ देने की बातें की जाती हैं वो सिर्फ बातें हैं, वो झूठे वादे हैं, वो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। और लेकिन पाकिस्तान में पिछले 2 साल में आप क्या समझते हैं, ऐसा क्या हुआ है कि हम इस सूरत हाल पर पहुंच चुके हैं? 15 साल अगर मैं पीछे चला जाऊं, 2008 से अगर हम शुरू करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फिर PDM की एक मखलूत गवर्नमेंट हमारे सामने है। सबको तो आवाम ट्राई कर चुके हैं, अब किसको ट्राई करें, किसको वोट डालें? जी देखें, बात यह है कि ये सब एक ही माफिया के मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये सारे जो फैमिली पॉलिटिक्स आई हुई है, जो लोग चेंज करना चाहते थे उनको आपने अंदर किया हुआ है किसी न किसी बहाने में। कोई इकोनॉमिक पॉलिसी मैंने मुशर्रफ की गवर्नमेंट के बाद नहीं देखी, किसी की हिम्मत नहीं हुई इमरान खान समेत के माफिया को पकड़ लें, चीनी चोरों को। या अब आप देखें कि जिन पे इल्जाम थे कि वो लैंड माफिया है या चीनी माफिया, वो पॉलिटिकल पार्टी बनवा दी, जो PTI से निकल के सारे वहां चले गए। तो हम तो जो इस मुल्क के स्मगलर्स और फ्रॉडनेंट लोग हैं उनको मराते देते हैं, और जो लोग ऑनेस्ट हैं उनको सजाएं देते हैं। तो जब पॉलिसीज ये बनेगी तो इकोनॉमिक डाउनफॉल बड़ी तेजी से आ रहा है, जबकि आपके साथ के मुल्क इसमें अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, ऊपर को तरक्की कर रहे हैं, और हम बड़ी तेजी से नीचे को जा रहे हैं, क्योंकि हम एंटी पीपल हो गए, हम एंटी पाकिस्तान हुए हैं हमारी हुकूमतें। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने चीनी माफिया का जिक्र खुद कर दिया, मैं इसी सवाल पर आना चाह रहा था कि हर साल हम देखते हैं कि इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं कि चीनी पहले एक्सपोर्ट कर दी जाती है और फिर इंपोर्ट करने के लिए बड़े महंगे मुआहदे किए जाते हैं, फिर आवाम को हम महंगी चीनी देते हैं। एक ज़रूरी मुल्क जहाँ पर हमारी सबसे बड़ी ताकत जिसको समझा जाता है, अब उसको हम यूटिलाइज सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो तमाम चीनी बाहर भेज दी जाए। इस पर कोई कानून साजी नहीं है, जो स्मगलिंग है वो तो अभी भी वैसे ही चल रही है। देखें, आप जब ये देखते हैं कि मुल्क में चीनी के कारखाने का किनके पास हैं, तो पता लगता है कि इन्हीं सियासतदानों के पास हैं जो असेंबली में बैठे हैं। यही वो मुस्लिम लीग नून के लीडर हों या पीपल्स पार्टी के लीडर हों या इवन PTI के लीडर्स हों, बहुत सारे जो हैं, और ये नई पार्टी जो बनी है, यही चीनी के कारखाने इनके हाथ में हैं, कानून ये बनाते हैं, नैब के कानून ये बदलते हैं। तो जब तक आप, तो ये बात सही है आपकी कि मेरे जैसे आदमी को अब प्रॉब्लम आ गई है कि जब आपके सामने सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज का हाल एक ही जैसा हो, तो फिर वोट किसको दें? तो एक बहुत बड़ा ये वेस्टर्न कैपिटलिज्म और वेस्टर्न डेमोक्रेसी टेक्निकली फेल हुई है। और अनफॉर्चुनेटली चाइना की इकोनॉमी को देख लें, रशिया की इकोनॉमी को देख लें, नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी को देख लें, और इवन इंडिया की इकोनॉमी को देख लें, तो लोग जो हैं इंडिया के अलावा बाकी सब जगह और किस्म की डेमोक्रेसी, जिसको हम वेस्टर्न डिक्टेटरशिप कहते हैं, सब ज्यादा तरक्की कर रहे हैं बजाय जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी। वहां भी क्राइसिस आया हुआ है, क्योंकि करप्शन और करप्टेड माइंडेड लोग अब पॉलिटिकल पावर में चले गए हैं। ट्रंप जैसे हैं, नवाज शरीफ जैसे हैं। सो वो एंटी पीपल अप्रोच जो आ गई है इस डेमोक्रेटिक फॉर्म्स में, वो अब पढ़े लिखे लोगों की ट्रस्ट तो जाता जा रहा है। और वो डिबेट जो है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा या प्राइम मिनिस्टर का होगा, वो डिबेट वापस आई हुई है इन दी कॉन्टेक्स्ट। और जब आप इलेक्ट करते हैं, अब जो इलेक्शन प्रोसेस में खर्चा होता है, उसमें आप पर मैं इलेक्शन। बहुत शुक्रिया माहिर मैशा डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ सेशन थे। और हम देख रहे हैं कि मसाइल जब हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो फिर अकल भी जवाब दे जाती है। और इस वक्त कुछ ऐसा ही हाल हम देख रहे हैं कि वो हमें वतन अजीज के बासियों का दिखाई दे रहा है, जिनको सिर्फ और सिर्फ मसाइल ने जकड़ रखा है। किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा, ना महंगाई थमने का नाम ले रही है, और ना ही अगर हम सियासी मसाइल की बात करें तो वो भी हल होने को आ रहे हैं। इलेक्शन पर एक बड़ी हम देखते हैं कि डिबेट हो रही है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, मुकर्रर वक्त में होंगे, निगरान सेटअप कब तक प्रोलॉन्ग करेगा, और निगरान सेटअप प्रोलॉन्ग करता है तो फिर इसके डिसएडवांटेजेस जो नई आने वाली हुकूमत है उसको किस तरह से बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो ऐसे हालात में हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त है वो खारिज कर दी है, जबकि इस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि जहां भी आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि मुमकिन है कि आइंदा चंद रोज में इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। उधर
ANP ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया कि इलेक्शन का जो इनेकाद है वो आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर होना चाहिए। सिर्फ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो MQM हैं वो ये चाहते हैं कि नई हल्का बंदियों के तहत नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए और उसके लिए कहा जा रहा है कि इंतखाबात जनवरी या फरवरी तक जा सकते हैं। और इन हल्का बंदियों के हवाले से जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उनका बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि कराची में मरदमशुमारी से सीटें बढ़ेंगी जिसका फ़ायदा MQM पाकिस्तान को पहुंच सकता है। चेयरमैन PTI की बात करें तो PTI की कोर कमेटी ने चेयरमैन PTI की अटक जेल में उनके जो साइफर मुकदमे की समाअत हुई उसको कबूल करने से इनकार कर दिया है। उधर चेयरमैन PTI को अपने बेटों से बात करने की इजाज़त भी मिल गई है और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज ने कहा है कि मुल्क में महंगाई 4 साल के प्रोजेक्ट इमरान की वजह से हुई है। 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें अभी भी गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख मुकदमे में जमानत मिलते ही दोबारा गिरफ्तार हो गए हैं। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार PJ मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मीर साहब, बहुत शुक्र के लिए वजारत कानून की जानिब से सदर मुमलिकत को खत का जवाब दे दिया गया और ये कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख देने का जो इख्तियार है वो मौजूदा हालात में इलेक्शन कमीशन के पास है और यही जवाब इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी सदर मुमलिकत को दिया गया था। तो क्या अब आपको लग रहा है किसकी बात को दुरुस्त माना जाए? और साथ ही साथ ये बड़ी तनकीद हो रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कि वो अमरीकी सफीर से मिल सकते हैं, उनके साथ बैठकर आने वाले इलेक्शंस को डिस्कस कर सकते हैं, तो सदर मुमलिकत के साथ क्यों नहीं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैंने पहले भी कहा है ये नाअहली है इलेक्शन कमीशन की कि जिन्होंने एक तो अपना काम नहीं किया और आज हम इस क्राइसिस में फंसे हुए पाकिस्तान में। इनको चाहिए था, इनकी जिम्मेदारी क्या है? इनकी जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन करवाना है और इनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी शोबे के साथ। अब बात यह है कि अब आपने जो सवाल किया, यस, कॉम्पिटेंट अपीलेट अथॉरिटी यही है इलेक्शन कमीशन के जिसने देना है कि भाई डेट कि कब आप इलेक्शन करा सकते हैं, कब कंड्यूसिव है, कब ये तैयार है। द क्वेश्चन इज ये तो तैयार ही नहीं है अभी। अगर तैयार नहीं है तो इलेक्शन आपके कैसे होंगे? सो बेसिकली अगर आपने किसी को तनकीद और बराए तामीर करना है तो ये इलेक्शन कमीशन है। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ इन इलेक्शन कमिश्नर को बिल्कुल रिजाइन कर देना चाहिए कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान को दांव पे लगा दिया है। हर पार्टी में ना इत्तेफाकी आ गई है। पहले वो बैठते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, फिर कहते हैं इलेक्शन होंगे। मुझे इसकी समझ नहीं आती कि ये चाहते क्या है सारे। और अब मैं यही कहूंगा कि मैं सिर्फ ये कहूंगा, देखो आप इलेक्शंस को छोड़ें, आप एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करें, सारे पार्टीज के लायक सरबरा रखें और पाकिस्तान को और कुछ नहीं तो 2 साल तक चलाएं। ये इंटरिम गवर्नमेंट जो आई है ये इंटरिम है, ये केयर टेकर है। आप बिल्कुल एक, मैं समझता हूं, आई डोंट नो कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज है या नहीं है। आपको एक नेशनल गवर्नमेंट की चीज चाहिए क्योंकि इलेक्शन होंगे भी, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज का तो मसला ही कोई नहीं है। आप भी ये जानते हैं कि जब इन्होंने बिल्स पास करवाने होते हैं, कोई कानून साजी करनी होती है, वो तो एक दिन में 52 बिल्स भी पास हो जाते हैं। अगर पाकिस्तान का ये लोग सोचना शुरू कर दें, पाकिस्तान को अपनी प्रायोरिटी पर रख लें, आवाम को रिलीफ देने का सोच लें। हम तो मसालिस्तान में रह रहे हैं, हर एक के बाद दूसरा मसला सर उठा के खड़ा हो जाता है। लोग बिजली के बिल लेकर सड़कों पर खड़े थे, इन्होंने पेट्रोल की 300 सेंचुरी कंप्लीट कर दी, उनको तो फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा। देखें, आपने एक अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कि मेरी नजर में गलत है और आपने कहा कि रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ नहीं देंगे, ये तकलीफ देंगे, ये तकलीफ दे रहे हैं। वो गवर्नमेंट्स यार जो के अवाम फ्रेंडली होती हैं। ये तो अब आप देखो 300 रुपए पे पेट्रोल हो गया। अब मुझे बताओ ये रेडी वाले तक को इफेक्ट करेगा, क्योंकि मंडी से जब शुरू होगी चीज, वो कहेगा जी पेट्रोल महंगा है, मंडी महंगी होगी, उसके बाद आपकी जो कंज्यूमर है, ऑर्डिनरी कंज्यूमर रिटेल पे जाएंगे, वो महंगा हो जाएगा। आपकी सुपरमार्केट्स वैसे ही महंगी बैठी हुई है। तो मुझे बताएं ये तो रिलीफ है कि तकलीफ है? तो तकलीफ जो है, इस तकलीफ को आप एक ही तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं और वो है कंसेंसस हमारा किसी चीज पे आप देख लो बन रहा है। अभी आपने प्रोलॉग में सारी बातें बताई हैं और सिर्फ तकलीफ के अलावा और नॉन कंसेंसुअल बातें जो करके अब आपने बताया, तो ये हमारा अलमिया है। और इस अलमिया को अगर तो किसी में अकल आए, कुछ शर्म आए पाकिस्तान के लिए, गरीब आदमी का ही सोच लो यार, तो मैं समझता हूं आप अभी भी सर जोड़ के बैठ सकते हो। और ये जो विच हंट है, कभी उसको अरेस्ट कर लिया, कभी उसको कर लिया, ये अरेस्ट करने से कोई किसी को नहीं दबा सकता, कभी नहीं दबा सकता। बल्कि आप क्या करते हैं कि फीलिंग्स को कैन में बंद कर देते हैं और इवेंचुअली वो कैन
हट जाता है। अयातुल्लाह ख़मेनी को देख लो, 15 साल आपने उसको एग्जाइल में रखा है, लेकिन इवेंचुअली आया है। तो अब आप देख लो ईरान का क्या हाल हुआ है। आप ईवा पेरॉन को देख लो, आप किसको देख लो यार। द क्वेश्चन इज, हमने बैठ के किसी आज बात करते हैं कि जी इख्तलाफात होने चाहिए, ये जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है, लेकिन पर्सनल वेंडेटास नहीं होने चाहिए। अगर पर्सनल पे जाएंगे वेंडेटास तो फिर पूरी कौम पर्सनल एक दूसरे से हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। निगरान हुकूमत को जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी तो रिलीफ देने की वो पोजीशन में नहीं है और ये सारा मलबा उन पर डाल दिया गया है जो पीडीएम की 16 माह की कारकर्दगी थी। दूसरी तरफ IMF की कड़ी शराइत मौजूद हैं। आपको क्या लग रहा है ये जो असल मसला है ये बैनुल अक़वामी कुव्वतों का है, कुछ और है? क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट में हम बार बार ये सुनते रहे हैं कि पीटीआई चेयरमैन की जानिब से जो एब्सोल्युटली नॉट कहा गया था ये हमें उसकी सजा दी जा रही है। देखिए, IMF जो ये अपना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान या आज के प्राइम मिनिस्टर किसी और के, ये इनके काम पे नहीं चलता। आप जब किसी पाकिस्तान में भी किसी बैंक पे जाएंगे वो आपसे कोलैटरल मांगते हैं और वो गारंटीज मांगते हैं कि आप पैसा जब आप लोन के लिए लेते हैं या कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई कुछ लगाना है आपने, तो आप इसको कैसे करेंगे, उसकी फिजिबिलिटी होती है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसमें पाकिस्तान भी कंट्रीब्यूट करता है अच्छे टाइम्स, अब पाकिस्तान एक मुसीबत के अंदर है बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ बैड गवर्नेंस। आज हम उनके साथ बैठते हैं तो वो आपसे पूछते हैं भाई आप, हम तो पैसे दे दिए, 3 बिलियन हमने दे दिए, फिर उसके बाद आपको 2 सऊदी दे दिए, एक आपने UAE ने दे दिया, ये आप पैसा वापस कैसे करोगे? सिंपल एज दैट। वो कोई कंडीशन नहीं, वो ये नहीं कहते आपको हाँ जी तेल महंगा कर दो, ये बिजली महंगा कर दो, ये वो कहते हैं आप हमें बताएं कि आपने पैसा वापस किस तरह करना है। तो हमारे पाकिस्तान में आप देखो सबसे इजीएस्ट तरीका है कि लोगों के सिरों पे हथौड़ियां मारना। बिजली महंगी कर दी, लोग चीखें मारेंगे 10 दिन, उसके बाद चुप हो जाएंगे, हड़ताल हो जाएगी, चुप हो जाएंगे। पेट्रोल महंगा कर दिया, शोर होगा, फिर चुप हो जाएंगे। दैट्स द इजीएस्ट वे ऑफ कलेक्टिंग मनी। द क्वेश्चन इज, बाकी आपके सेक्टर्स भी हैं जहां आप अपना टैक्स बेस ब्रॉड करो, क्यों नहीं करते हो भाई? तुम डरते हो इसलिए कि आपको वोट नहीं मिलेगा। अब ये इंटरिम गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन मीर साहब टैक्स नेट हमने देखा ब्रॉड किया उन्होंने। टैक्स नेट ब्रॉड करने का जो तरीकाकार है वो ये है कि बिजली के बिलों में उस आवाम से भी पैसे लिए जाएं, उस मस्जिद से भी पैसे लिए जाएं जहां पर लोग नमाज पढ़ने आते हैं। टैक्स वहां से कलेक्ट किया जा रहा है, अशराफिया से नहीं किया जा रहा। ये जो आपने अभी सवाल किया ना, इसका जवाब मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है। आप सिर्फ अभी चले जाए पासपोर्ट ऑफिस में, उनका बैकलॉग इतना हो गया, लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं कि मुल्क छोड़ के चले भाई, क्यों? और हमारे वजीर आजम कहते हैं वो जाने तो जाए भाई, क्यों पाकिस्तान को छोड़ के जाए? ये हमारा मुल्क है यार, क्यों छोड़ के जाए? अगर कोई जा रहा है तो वो बहुत मजबूरी से जाएगा, या तो गिव अप कर गया या मजबूर है। हमें लोगों को इनकरेज करना है कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर हर चीज हो सकती है। देखो मेरे भाई, अगर हम एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं फोकस होके, जो कि बाकी इस्लामी ममालिक हमसे लाख गुना अमीर है, रिच है, वो नहीं कर सकते, हमने किया है, तो हम क्या मुल्क को नहीं ठीक कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे अंदर प्रॉब्लम है, वी डोंट हैव द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, सिंपल एज दैट। हम सिफारिश करते हैं 3 टेलीफोन कॉल, 2 बंदे साथ जाके आपके काम नहीं होते मुल्क के अंदर। अभी भी देख लो, काम करवा लो कहीं भी आप। लेकिन भाई साहब आपने एक पॉइंट रेज किया था कि आज पाकिस्तान जिस भी सिचुएशन में है वो मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। उसमें हम इदारों की बात कर लें, उसमें हम सियासतदानों की बात कर लें, अगर एक गवर्नमेंट ऑफिसर है वो कहीं पर मिसमैनेज करता है, उससे जवाब मांगा जाता है। यहां पर जवाब भी कोई नहीं है। ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, देखो ये एक मजबूर तबका है। ये क्यों मजबूर तबका है? क्योंकि इनकी एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद ये लोग रिटायर हो जाते हैं। ये डरते हैं कि सारी उम्र इन्होंने अपनी जिंदगी दी है कौमी इदारों में काम करने की, अगर ये किसी का काम नहीं मानेंगे, उसकी ACR पे कुछ हो जाएगा या उनको डिसमिस कर देंगे, वो मजबूर होकर जो भी आता है सियासतदान उसकी बात सुन के काम कर लेते हैं। आपने देखा नहीं कितने पकड़े हैं ब्यूरोक्रेट्स? ये क्यों पकड़े हैं यार? हमारी एजेंसीज या अब जो इदारे हैं ये कोई पागल तो नहीं है। ये अगर किसी को पकड़ रहे हैं तो कोई वजह तो है ना। तो वजह यही है कि उनसे गलत काम कराया जाता है। हमने पुलिस को कितना मिसयूज किया है। हमारे पुलिस में बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने सिपाही कांस्टेबल्स देखे, SHOs देखे, DSPs, SPs, DIGs, लेकिन आपने इनको पोलिटिसाइज कर दिया है। ये बेचारे काम नहीं कर सकते हैं, और जब ये काम नहीं करेंगे इफेक्ट किसके ऊपर होगा? अवाम के ऊपर। सो द एंड रिजल्ट इज
कि हमारे इंस्टीट्यूशंस खराब हो गए हैं। तो मीर साहब, अभी हमने बड़ी तारीफें सुनी थी निगरान काबीना के हवाले से, बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। आपको क्या लग रहा है कोई आवाम के लिए कोई रिलीफ की सिचुएशन पैदा कर सकेंगे, मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से कल बयान आया निगरान वजीर खजाना का, उसके बाद हमने देखा स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। काफी उन पर तनकीद हो रही है कि उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। वो एक लफ्ज बड़ा चला था हमारे, चल रहा है अभी भी, कि एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल एब्सोल्यूट ना ये कर सकेंगे। और अगर आइंदा आने वाली हुकूमत है, अल्लाह उनको कोई हिदायत के अच्छा कर ले, लेकिन वो भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे हालात इतने बुरे हो गए हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 25-30 हजार रुपए वाला आदमी, बच्चा आदमी, इंसान जो भी कमा रहा है, आप मुझे बताओ, वो तो सारा पैसा बिजली के बिल में दे रहा है, उसके पास नहीं है, उसके पास घर में खाने की चीजें नहीं है, बच्चों के एजुकेशन के पैसे कहां से देगा? मुझे ये बताओ, तो आगे क्या ये कोई दूध की नहर आ जाएगी? ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म आएगा? आज आप बात करो इकोनॉमिक रिफॉर्म की, कि हो सके हम ऐसी चीज करें। आपने इस कैबिनेट की बात की है, मुझे अगर फेथ है एक आदमी के ऊपर है, और वो है ये गौहर एजाज। गौहर एजाज ये नई पॉलिसीज बनाते हैं, बना सकते हैं, काफी कर सकते हैं, क्योंकि ये डूअर है आदमी। फाइनेंस की जो स्टेटमेंट आई है, कितने हंसने वाली बात आई है कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ सब्सिडी दे सकते, ये नहीं ठीक, लेकिन बट डोंट गिव अस वो मायूस स्टेटमेंट्स। प्राइम मिनिस्टर आपको बता रहे हैं हमारे ये प्रॉब्लम है, हमारे भाई हमें सबको पता प्रॉब्लम है। आप मीर साहब जिन दूध की नहरों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो दूध की नहरें हम देख रहे हैं कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आती है तो यही कहा जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी तो कहा था शेर आएगा तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। 2013 से 18 में हमने देखा, फिर उस गवर्नमेंट को भी डिरेल कर दिया गया। उसके बाद कहा जी बल्ला चलेगा तो सब ठीक होगा। फिर जिस तरह से तमाम मामला तब्दील हुए, आज हम देख रहे हैं फिर नवाज शरीफ का इंतजार किया जा रहा है। तो सिस्टम को जब तक डिरेल करते रहेंगे तो सिस्टम तो नहीं चल सकेगा। जब वक्त ही नहीं देंगे सियासतदानों को, हम इल्जाम तो उन पर बहुत लगाते हैं। देखें, ये सब मेरे दोस्त हैं, पर्सनल है कई भी, लेकिन द क्वेश्चन इज कि जब आप लॉज बनाने शुरू कर देंगे फॉर योर ओन सेल्फ, तो अब आप मुझे बताएं फायदा किसका हो रहा है? इंडिविजुअल्स का। हमने फायदा है कौम का। हम जब तक कौम का फायदा, और मुझे कौम का फायदा बिल्कुल हम देख रहे हैं कि नहीं सोचा जा रहा। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार पीजे मीर साहब, हमारे सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तानी एजुकेशन के हवाले से। और अगर आज हम देख रहे हैं कि हम तरक्की की दौड़ में अभी भी तरक्की पजीर ममालिक में शुमार हो रहे हैं, तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम तालीम की इस दौड़ में इलाकाई ममालिक से भी पीछे दिखाई देते हैं। मुल्क में अगर हम शरह ख्वानगी की बात करें तो 58% से नहीं बढ़ रहा। हमारी तमाम हुकूमतों की जानिब से तालीम को कभी भी अपनी अव्वलीन तरजीह नहीं बनाया गया, इसको अपनी प्रायोरिटी में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि एक मजबूत और जामे तालीमी पॉलिसी ना होने की वजह से ही हम तालीम जैसे अहम तरीन काम नहीं कर सके हैं। पंजाब की अगर बात करें, जो कि आबादी के लिहाज से कई मुल्कों से भी बड़ा सूबा है, पंजाब की तालीमी हालत ज़ार का अंदाज़ा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखकर भी लगाया जा सकता है, जहां रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पंजाब में 73 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। प्राइमरी लेवल के 19 लाख बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, जबकि जूनियर और मिडिल लेवल के 32 लाख से ज़ायद बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। इसका जिम्मेदार कौन है ये तो हम सभी जानते हैं। सूबे में 47% लड़के और 53% लड़कियां स्कूल नहीं जाते हैं, जबकि स्कूल ना जाने वाले जो 70% बच्चे हैं वो पंजाब के देहाती इलाकों में से हैं, क्योंकि वहाँ पर स्कूल्स की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, वालिदैन का रुझान नहीं है, क्योंकि उनको भी इस हवाले से तालीम नहीं दी गई। इस पर कोई भी काम नहीं किया गया। एक तरफ बच्चों के स्कूल के ना जाने के बारे में इंकशाफात सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत तालीम के बारे में क्या सोच रखती है। उसका अंदाज़ा इन फिगर से आपको लग जाएगा कि पंजाब में 13% स्कूल ऐसे हैं जिनमें वॉशरूम्स ही मौजूद नहीं हैं, 14% में बिजली नहीं है, 6% स्कूल 4 दीवारी में नहीं बने हुए, 15% स्कूल्स में पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है, और 29% स्कूल्स में असातिज़ा की
कमी हम देख रहे हैं। तो ये बहुत सवालिया निशान हमारे इस एजुकेशन सिस्टम पर हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे आज। माहिर तालीम डॉक्टर रज़ा रहमान उसमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। तालीम के बगैर तरक्की तो नामुमकिन है, ये तो हम देख चुके हैं और हम मेरा ख्याल है हम उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। जो वजूहात हैं हमने उस पर कभी तवज्जो ही नहीं दी। हम गवर्नमेंट्स को कहते हैं उनकी तो प्रायोरिटी ही नहीं रही कि तालीम पर फोकस किया जाए। तो एक बच्चा स्कूल नहीं जाता, ये कितना बड़ा लॉस है, इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और हम इसको बिल्कुल एक मामूली सी बात समझते हैं कि अगर एक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, उसके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते, या इस बच्चे को पढ़ने का शौक़ नहीं है, या अच्छे स्कूल में असर नहीं है। देखिए, जो किसी भी मुल्क के पास सबसे जो कीमती चीज़ें होती हैं ना, उसके रिसोर्सेज होते हैं जी। और पाकिस्तान तो वो लकी मुल्क है जिसके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। और ये जो बच्चे हमारे हैं, अगर इनको सही तरह इस ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ किया जाए तो पूरी दुनिया से एक्सपोर्ट भी हम करने में सबसे आगे जा सकते हैं। और अपने ह्यूमन रिसोर्स को बाहर भेज के कोई भी किसी भी जगह पे अपना लोहा मनवाने में हमारे लिए बड़ी आसानी है। बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त अगर जो आपने जो हमारे निज़ाम का सारा एक उसका सारा खुलासा दिया है, उसको देखते हुए तो ये इतनी परेशानी लाहक होती है कि जो आने वाले बच्चे हैं कि वेदर ये ज़िंदगी में कुछ कर भी सकेंगे, कोई मौके इनको हुकूमत या हमारे सिस्टम में मिल सकेंगे, क्या ये अपने आप को एक इंसान के बराबर हकूक़ हासिल कर पाएंगे? ये तो बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। देखिए, जो आपने डाटा दिया है ना, इसकी रूह से अगर देखा जाए तो हर साल मैट्रिक में हमारे पास 40 लाख बच्चा पेयर होता है। और उस 40 लाख बच्चे में से तकरीबन 12-13 लाख बच्चा है जो FSC में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करता है। 28 लाख बच्चा स्कूल से आउट हो जाता है, वो स्कूल में नहीं जाता। ठीक है। अब इतनी बड़ी तादाद में बच्चे को या ह्यूमन रिसोर्स को आप जाया कर दें तो इसकी जिम्मेदार कौन लेगा? क्या गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार नहीं है? क्या कोई इदारे ऐसे बने नहीं आज तक जो इनको किसी जगह के ऊपर इन बच्चों का कहीं खपत कर सकें और कोई आउटपुट ले सकें? और इसी तरह अगर आप ये जो आपने डाटा पेश किया कि 78 लाख जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जो स्कूल ही नहीं जा पाते सिर्फ पंजाब में 14 अगस्त को सदर पाकिस्तान ने डाटा दिया था कि 27 मिलियन बच्चे पाकिस्तान में स्कूल नहीं जाते। ये 14 अगस्त की हेडलाइन थी जो हर चैनल के ऊपर चल रही थी। तो ये काफ़ी शर्मिंदगी का बायस थी, काफ़ी परेशानी का बायस थी, काफ़ी अफसोस था। लेकिन इसमें कुछ हम कर नहीं सकते। अब जो सिनेरियो सारा सामने बना हुआ है, क्या इसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कौन ये कर सकता है? क्या ये करना ज़रूरी है? क्या इसके बगैर हमारे बच्चे इस मुल्क में कुछ कर सकेंगे, अपना रोज़गार कमा सकेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना जी। एक चीज़ है कि इस पर बजटिंग अच्छी नहीं की जाती है, ठीक है, इस पर एक प्रोग्राम को अच्छा पेश नहीं किया जाता। दूसरी तरफ यह है कि जब वालिदैन से अगर बात करते हैं, जो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते या नहीं भेज पा रहे, तो उनकी तो रीज़न यही है कि आज जितनी महंगाई हो चुकी है, जिन माशी हालात में वो रह रहे हैं, जो बिजली के बिल्स वो दे रहे हैं, घरों के किराए दे रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है बच्चों की फीसें देने के लिए। सरकारी स्कूलों की हालत जो है वो हमने आपके साथ शेयर कर ली है। अनवार, ये बिल्कुल बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है। और बल्कि ये जो महंगाई का आंसर है, ये तो अभी बच्चों को और आउट ऑफ स्कूल करेगा, से निकालेगा। और अब लोग ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी कुछ कमाएं ताकि हम अपने घर का सिस्टम चला सकें। तो ये तो एक बहुत बड़ी बैड लक है कि ये जो बच्चों का पढ़ने का टाइम है, तालीम का टाइम है, तरबियत का टाइम है, उन बच्चों को कहीं मजदूरी करनी पड़े, कोई स्किल हासिल करने में टाइम ज़ाया करना पड़े। और मेरी ज़ाती राय ये है कि ये देखें, ये तो एक डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं। एक नई पौध आती है, बच्चे नई उमंगें, नई सोच, नई ख्वाहिशात लेके आते हैं, और उन बच्चों को हम आगे दिखा क्या रहे हैं कि आपका फ्यूचर सिर्फ ये है कि आपने मजदूरी करनी है, आपका फ्यूचर सिर्फ ये है कि आपने 25,000 कमाना है, आपने बिजली का बिल देना है। अब अगर देखा जाए ना, तो हर बंदे की सोच में या सुबह से लेकर शाम तक 40 अल्फाज बिजली के बिल के बारे में होते हैं, क्योंकि आपने उस बंदे के जहन को महदूद कर दिया कि सारा दिन बिजली के बिल के बारे में सोचते रहो कि आपने देना कैसे है, आपने देना कैसे है। जब आप सारा दिन उसको इसी परेशानी में रखेंगे, एक शख्स को, एक बच्चे को, एक जो नौजवान को, तो इसके अलावा वो फिर अपनी थिंकिंग कब करेगा, सोचेगा कब, कमाने के जरिए कैसे ढूंढेगा, नई अप्रोच को कैसे करेगा। उससे भी कम अपनी तालीम पर खर्च कर रहे हैं। अगर हम एशियाई ममालिक की भी बात करें, जिस तरह कांगो की अगर हम बात करें, तो वो अपने बजट का 6.2% खर्च कर रहे हैं। मेरे पास जो स्टैट्स हैं वो ये है कि पाकिस्तान सिर्फ 1.8% खर्च कर रहा है अपने एजुकेशन सिस्टम पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमें तरक्की करनी है, अगर हमें एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, अगर हमें साइंटिस्ट चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, तो हमें एजुकेशन पर काम करना है। जब हम देखते हैं कि फिर पाकिस्तान से लोग जिस तादाद में बाहर जा रहे हैं, तो अगर पीछे से हम ये वाली जनरेशन रेडी नहीं करेंगे, तो जो लोग बाहर चले गए, फिर पाकिस्तान का क्या होगा?
देखिए अनवार, ये जो आपने डाटा दिया ना, ये बड़ा हैरानकुन और परेशानकुन भी है, और गवर्नमेंट के सामने बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि कॉन्गो का इतना है, इंडिया का इतना है, बांग्लादेश का इतना है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो अपना रेज नहीं करना चाहते तो मुझे बाज़ ये लगता है कि शायद हम अपने लोगों के खिलाफ खुद ही साजिश कर रहे हैं। क्या हमारी गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि इन बच्चों को पढ़ाए? वो चाहता ही नहीं है कि गरीब का बच्चा एक्सेल करे, उसको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और वो भी कुछ कर सके। और ये जब ऐसे हालात देखे जाए ना किसी मुल्क के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि आपको कोई बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं होती। इस वक्त आपके अंदर इतने दुश्मन मौजूद हैं जो आपके बच्चे को, आपके ह्यूमन रिसोर्स को ज़ाया करने के लिए तैयार हैं, और ये ज़ाया करने का एक तरीकाकार है कि आप अपना बजट कम कर दें। और अगर आपका पास बजट है भी, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा बजट फ्री एक फार्मूला भी पेश करना चाहता हूँ कि देखिए हमारे पास 48,000 गवर्नमेंट स्कूल हैं पंजाब में, 48,000 है, और तकरीबन इसमें 1 करोड़ 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं, 5 लाख के करीब टीचर्स साहिबान भी हैं। अगर ये शिफ्ट ही डबल कर दें तो बच्चे पढ़ सकते हैं। आपके पास वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, टीचर मौजूद है, आपको करना क्या है कि उन बच्चों को बुलाना है स्कूल और उनको वहाँ पढ़ाना है। आम तौर पे, अमूमी तौर पे एक बच्चा एक हफ्ते के अंदर 20 घंटे पढ़ता है, एक जो उसका डोरीना होता है, और अगर पूरे साल में देखें तो 126 दिन पढ़ाया जाता है बच्चे को। 126 दिन अगर आपने पढ़ाना है, उसको ऑल्टरनेट कर लें। बहुत सारे दिन हमने जान के ज़ाया किए होते हैं कि ईद की छुट्टियाँ जहाँ 2 दी जा सकती थी वो हम 6 देते हैं। ये जो अभी भी हुकूमत हमारी आई है, इसने भी बहुत छुट्टियाँ दी बन चुका है कि आप पूरे वीक के लिए जाते हैं उन छुट्टियों पर। तो अच्छा, हमारे स्कूल्स की जब हम बात करते हैं, बुनियादी सहूलियात से ही महरूम है हम। सरकारी स्कूलों के जिस तरह से हमने स्टार्ट शेयर किए हैं, किसी में वॉशरूम नहीं है, पीने का साफ पानी है, वहाँ पर टीचर्स कम हैं, चार दीवारी नहीं वहाँ पर मौजूद है। अस्तबल के मनासिर पेश करे थे हमने अपने चैनल्स पर, कुछ वीडियोस चलाई हैं कि वहाँ पर अगर वडेरा सिस्टम है तो किसी की वहाँ पर भैंसें खड़ी हैं, वहाँ पर कोई चारा रखा हुआ है। अनवर, ये जो आपने भी सारा स्ट्रक्चर बताया ना हमारी हुकूमत के, ये पिछले 5 साल से मैं सुन रहा हूँ, और ये 5 साल से एज इट इज़ ही है, कुछ नहीं चेंज हुआ। और अगर वो पहले आपने बताया कि 58% हमारा लिटरेसी रेट है, ये 5 साल पुराना डाटा है, आज भी इतना ही है, आज भी इतना ही। यानी हम 58% 5 साल पहले भी 2018 में भी यहीं पे थे, हम आज भी वहीं खड़े हैं। स्कूलों की भी हालत वहीं खड़ी है। तो 5 साल में फिर हमने गेन क्या किया है? किसकी जिम्मेदारी थी? क्या जिस बंदे की जिम्मेदारी थी, जो वजीर था, जो सेक्रेटरी था, उससे पूछा गया, उससे सवाल किया गया, वो इसका जवाबदेह नहीं है? क्या आवाम उससे जवाब नहीं ले सकते? क्या अदालतें उससे जवाब नहीं ले सकती? क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या हम 58% पे खड़े थे, हम आज भी 58% पे खड़े हैं। हमारे स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, कल भी थी, 5 साल पहले भी थी, आज भी यही थी। तो अब इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या देखिए, हम आपका तो ये ड्यूटी है कि आप हमें एजुकेट करें, आके हम लोगों को बता दें कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं। आप सबको एजुकेट कर रहे हैं। जब सबको एजुकेट लोग हो गए हैं तो फिर क्वेश्चन भी करना चाहिए उन लोगों से जो उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इन अरबों रुपए के ऊपर बैठे हुए हैं, जो इन फंड्स को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सेक्रेटरी हैं, चाहे वो ईडीओज हैं, चाहे वो वजीर तालीम हैं। इन सब को सवाल किया जाना चाहिए, जनाब आपने क्या काम किया है, हमें बताइए। हमारे बच्चे क्या इन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकते हैं? चले हमारे नहीं पढ़ सकते तो आप मेहरबानी करें कल से अपने बच्चे यहाँ दाखिल करा दें। आपके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो उनकी वजह से हमारे बच्चों को भी फैसिलिटीज मिलना शुरू हो जाएंगे या यूके जाएंगे, और वो तमाम रात उन्हीं के लिए, हम लोगों को वो कभी भी इन हालात तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम बात तो कर रहे हैं कि ये फ्लॉज हमारे सिस्टम पर मौजूद हैं, लेकिन सोल्यूशन भी मौजूद होंगे ज़ाहिरी तौर पर। तो कौन से इनकलाबी इक़दाम आप समझते हैं कि अगर हम उन स्टेप्स पर चलते हैं, बेशक हम थोड़ा स्लो चलें या उसकी थोड़ी पेस को तेज़ किया जाए, तो कब तक हम उन तमाम चीज़ों को अचीव कर लें, और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हमें बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे? अनवर, ये तो विल पावर की बात है आपकी कि आप चाहते क्या हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये आपका घर है, इसको आपने ठीक करना है, तो फिर तो आप हंगामी बुनियादों में फौरी तौर पर कुछ ना कुछ करना शुरू कर देंगे। ऐसी टीम अपॉइंट करेंगे जो इसको ठीक करना शुरू कर दे, जो अपनी अपनी फील्ड की एक्सपर्ट होगी, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे इलेक्ट्रिशियन है, उसको अपॉइंट करेंगे, काम करा लेंगे। लेकिन जब आप चाहते नहीं हैं अपने मुल्क के सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना, तो फिर तो आप जिसको चाहेंगे वो एजुकेशन सिस्टम पकड़ा देंगे। वो 5 साल वहाँ बैठेगा, अपने साइन करेगा, सैलरी लेगा, सिस्टम का जो ख़राब किया हुआ है मज़ीद ख़राब करेगा और घर चला जाएगा। ये तो हमारी सबसे पहले हमारी विल पावर के ऊपर है। सेकंड, देखें बहुत सारे फार्मूलाज जैसे आपने बताए हैं वो मौजूद हैं इस वक्त, और उसकी बेसिस के ऊपर हम चाहें तो ये निज़ाम ठीक कर सकते हैं, बच्चों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, वालिदैन के लिए आसानी कर सकते हैं। अगर उनको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, एटलीस्ट कम से कम ये डबल शिफ्ट वाला प्रोग्राम कर लिया जाए, एटलीस्ट ये कर लिया जाए। दूसरा, ये एक और इसमें बात ऐड करना चाहूँगा कि देखें, ये हुकूमत की ज़रूर जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को पढ़ाए, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें हुकूमत कहीं अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही है, तो वालिदैन और सोसाइटी के लोग इस जिम्मेदारी को खुद ऑन करें, और जो उनका पार्टिसिपेशन जितना हो सकता है वो करना शुरू करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया माहिर तालीम डॉक्टर रज़ा रहमान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे और आजकल हम देख रहे हैं कि सिर्फ क्रिकेट की बात हो रही है, और क्यों ना हो, क्योंकि एशिया कप शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी टीम ने पहला जो मैच है उसका आगाज़ अपनी फतूहात से किया है, और कुछ ही हफ्तों की बात है कि फिर हम वर्ल्ड कप भी देख रहे होंगे जो कि भारत में शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो क्रिकेट दीवाने हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, क्रिकेट की खबरें ही सुनना चाह रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है वो किया जा रहा है कल के हाई वोल्टेज टाकरे का। उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट किट के हवाले से। पाकिस्तानी क्रिकेट किट जो कि चंद दिन पहले ही रिवील हो चुकी है, और कौमी क्रिकेट टीम की जो स्टार नेशन जर्सी है उसको नाम दे दिया गया है स्टार नेशन जर्सी का। और इस किट में बहुत सारी बातों को मद्देनजर रखा गया है, क्योंकि जब भी कोई किट डिज़ाइन की जाती है तो फैंस को वो इमोशनली भी अटैच होती है। बहुत से ऐसे वर्ल्ड कप हैं जहां पर हमने देखा है कि लोगों को जो अपना जो किट्स हैं वो उनके जज्बों की नुमाइंदगी करती दिखाई देती है। तो ये जो किट डिज़ाइन की गई है अब्दुल अहद की जानिब से, उनसे आज हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे, उनके एक्सपीरियंस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं अहद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। कैसा तजुर्बा रहा कौमी टीम की जर्सी डिज़ाइन करने का? जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे शो का पार्ट बनाने के लिए। जी एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त रहा, बिकॉज वर्ल्ड कप की किट है और आपको पता है कि हम सब की बड़ी इमोशनल अटैचमेंट भी होती है इसके साथ। तो ऑब्वियसली एक बड़ी चीज थी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, बट वो शुक्र है कि वो उसी तरीके से पुल ऑफ हुई जिस तरह से हमने सोचा हुआ था, और शुक्र है कि इस पे रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा हमें देखने को मिला। ठीक है। अच्छा, हर वर्ल्ड कप जब आता है या जब भी इस तरह की जर्सी डिज़ाइन की जाती हैं तो बहुत से इमोशंस अटैच होते हैं, बहुत सी स्टोरीज उसमें होती हैं। इस हवाले से बोर्ड ने भी आपको कुछ आइडिया दिया था, या फिर सब आपकी जानिब से ही आपने खुद ही अपने आइडिया पर काम किया है? कोई इंस्पिरेशन थी? जी देखिए, आइडिया तो ऑब्वियसली बोर्ड ने मुझे कहा इस वजह से था ताकि मैं मेरे अपने जो आइडियाज हैं मैं अपनी इनपुट लेकर आ सकूं, बट ऑब्वियसली बोर्ड की सपोर्ट जरूर थी। बट आइडियाज जो थे वो सिर्फ एक नहीं था, ऑब्वियसली मल्टीपल आइडियाज होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से फिर आगे जो मैनेजमेंट है वो उसमें से सिलेक्ट करती है। बट ये वाला जो डिजाइन था ये इसमें मैं काफी कॉन्फिडेंट था, और पर्सनली मुझे खुद भी पसंद आ रहा था, और मैं चाह भी रहा था कि ये वाला जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाए, शॉर्टलिस्ट क्या बल्कि फाइनलाइज हो जाए, और वो शुक्र है कि वो फाइनलाइज हो गया। तो लोगों का क्या सा रिस्पॉन्स आपको मिला? क्या रद्द-ए-अमल देख रहे हैं अभी आप? देखिए, लोगों का रिस्पांस तो मेरे ख्याल से आप भी बताएंगे, आपने भी देखा होगा। नहीं, हमें तो बहुत पसंद आई। देखिए, हमने आपको शो में आज इसीलिए बुलाया है कि हम इसको डिस्कस करें, इन तमाम चीजों को, इस तमाम पैटर्न को, कि किस तरह से डिजाइन किया गया। जी, आपने ही कहा कि रिस्पांस की आपने बात की थी, तो रिस्पांस तो मुझे काफी पॉजिटिव लगा इस बार, क्योंकि आप देखते हैं कि इस तरह से होता है, या जब भी कोई किट आती है या कोई और चीज होती है, तो आपको पता है कि क्रिकेट एक ऐसी चीज है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सेलिब्रेट की जाती है, और पीएसएल का जब आप टाइम देखते हैं खास तौर पे, तो उस टाइम ऐसा लगता है आपको कि सब कुछ ही रुका हुआ है, और पूरी जो कौम है वो सिर्फ पीएसएल और क्रिकेट ही देखती है। तो लोगों का हर चीज में बड़ा फीडबैक होता है, लोग बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं उसको, और लोगों का फीडबैक होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे तो ये देखने में मिला कि लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, लोगों ने पसंद किया इसको, एंड आई एम श्योर जब फील्ड पे जब टीम इसको पहनेगी, वर्ल्ड कप खेलेगी, तो ये और भी अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। और हम ये चाहते हैं कि टीम ये वाली जो किट है वो पहनकर वर्ल्ड कप को जीते भी। अच्छा, जितने भी पहले वर्ल्ड कप हुए हैं, जितनी पहले हमने देखा कि क्रिकेट के किट रेडी की गई हैं, उनसे कोई इंस्पिरेशन आपने ली, कोई आइडिया ऐसा किया, उनका एक मिक्सचर हम इसे कहें, या आप कहेंगे बिल्कुल एक नया डिजाइन है? जी, मेरे ख्याल से डिजाइन तो नया आप बिल्कुल इसको कहेंगे, बट थोड़ी सी इंस्पिरेशन जरूर थी। ये मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप देखें तो हम 92 के किट है, ऑब्वियसली हम उसमें वर्ल्ड कप जीते थे, तो उसकी हमारी एसोसिएशन बहुत ज्यादा है, तो लोगों की तरफ से ये भी एक बड़ा फीडबैक आ रहा है कि डिजाइन अच्छा है, बट ये लाइटर कलर में होना चाहिए था। तो इसके अलावा 99 की भी अगर आप किट देखें तो वो भी एक लाइटर टोन में थी, ऑल्दो हम उसमें वर्ल्ड कप नहीं जीत सके थे अनफॉर्चुनेटली, बट उसमें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, टीम आपकी टॉप टियर थी, तो वो लाइटर कलर के ऊपर जो है ना वो ज्यादा लोगों का फोकस था। अब उसके कुछ रीजंस थे कि वो किस वजह से शॉर्टलिस्ट नहीं हो सकी, बट ये जो आपने इंस्पिरेशन की बात की, तो अगर हम 99 की किट देखें तो उसका वो जो स्टार की जो एक फॉर्मेशन थी ना, वो पर्सनली मुझे बड़ी पसंद थी। तो मैं ये चाह रहा था कि कुछ इस तरह का कोई एलिमेंट जरूर हो, कि अगर हम बिल्कुल एग्जैक्टली कोई रेट्रो किट डिजाइन के ऊपर नहीं जाते,
तो एटलीस्ट कोई एक एलिमेंट हो जो उससे इंस्पायर हुआ हो और डिफरेंट भी लगे और कुछ नया भी लगे। तो अगर आप इसको किट को अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल ख्याल रखा गया है कि एक मॉडर्न डिजाइन हो जो कि प्लेन हो, बहुत ज्यादा बिजी ना हो, उसका जो विजुअल है बड़ा क्लीन हो, और वो मेरे ख्याल सबको देखने भी मिलेगा अगर आपकी डिजाइन देखे तो। ठीक है आहद, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा अपने देखने वालों के लिए भी, मेरे लिए भी, कि किस तरह से ये डिसाइड किया जाता है कि कौन जर्सी को डिजाइन करेगा, कौन इस पर काम करेगा, क्या एक पैटर्न है इसका? देखिए ये तो आपकी सिलेक्शन किस तरह से हुई? सिर्फ इस बेस पे बिल्कुल बोर्ड की कॉल होती है। अगर आप लास्ट ईयर का अगर आपको याद हो और लोगों को भी याद होगा, आई एम श्योर कि जब T20 वर्ल्ड कप था लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें पीसीबी ने किट कंपटीशन रखा था जिसमें से एक किट शॉर्टलिस्ट हुई थी और फिर वो फाइनलाइज हुई थी। तो जब वो कंपटीशन होता है तो उसमें फिर कंपटीशन में फिर जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो वो उसका एक वो वाला एक मोड होता है, वो वाला मेथड होता है जिस तरीके से जो है वो किट आती है आगे आके फाइनलाइज होती है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात अगर की जाए तो इसके लिए बोर्ड ने मुझे खुद रीच आउट किया कि मैं इस किट के ऊपर काम करूं, और मैंने कुछ ऑप्शंस प्रेजेंट किए थे जिनमें से ये एक डिसीजन था सबका कि इस वाले ऑप्शन के साथ आगे जाया जाए, और फिर वो बाकी रिजल्ट तो फिर आपके सामने और बाकी लोग बताएंगे। ठीक है आहद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, अभी फिर से बात करेंगे। अब्दुल अहद जावेद हमारे पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के हवाले से जो क्रिकेट किट है वो उन्होंने बनाई है, चंद दिन पहले वो रिवील भी हो चुकी है। अहद, अच्छी एक जर्सी है जिसमें हम देख रहे हैं एक जज्बा भी मौजूद है, उम्मीदें इस बार ज्यादा हैं क्योंकि पाकिस्तानी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करती आ रही है, तो यकीनन एक प्राउड मोमेंट भी आपके लिए कि पाकिस्तानी टीम इस किट के साथ वर्ल्ड कप में जाएगी एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। जी बड़ी सही बात की आपने कि टीम इस वक्त एक तो लगा शुक्र है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ये भी एक बड़ा मोमेंट है कि जिस टाइम पे किट रिवील हुई थी तो उस टाइम ऑलरेडी आपकी टीम नंबर 1 पे थी, तो ये एक बड़ी बात थी मेरे लिए खास तौर पे कि इस टाइम पे किट का रिवील होना कि जब आपकी टीम नंबर 1 थी और नंबर 1 होते हुए एशिया कप खेलने जा रही थी, एक बड़ा इवेंट, और एज अ फेवरेट जा रही थी इवेंट के लिए। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक बड़ा मोमेंट जरूर था। ठीक है, अच्छा ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। मैं फ्यूचर प्लान्स, आपके फ्यूचर गोल्स जानना चाहूंगा। फ्यूचर गोल्स तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ जो कि ज्यादातर क्रिकेट रिलेटेड ही हैं। अभी करंटली ये जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात अगर की जाए तो ये मैं अभी पीसीबी के साथ कर रहा था किट डिजाइन के ऊपर। इसके अलावा जो चीजें हैं वो भी मैं क्रिकेट से कुछ एसोसिएटेड हूँ। पीएसएल से मैं पास में एसोसिएटेड रहा हूँ और पीएसएल के साथ डायरेक्टली मैं एज अ क्रिएटिव हेड काम करता रहा हूँ, और आगे देखे जो अपॉर्चुनिटीज होंगी तो वो बिल्कुल उसको भी उसी तरीके से करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल अहद जावेद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और एशिया पर हुक्मरानी की जो जंग है वो इस वक्त पाकिस्तान और श्रीलंका के मैदानों पर हम देख रहे हैं कि बैक वक्त जारी है, जहां पहले बैटर्स छक्के और चौके लगाने में मसरूफ हैं तो दूसरी तरफ बॉलर्स यॉर्कर और बाउंसेस के जरिए विकेटें उड़ाकर इस टूर्नामेंट को चार चांद भी लगा रहे हैं। एशिया कप का दूसरे मैच की अगर हम बात करें तो श्रीलंकन बॉलर्स के आगे बंगाल टाइगर्स का कोई जादू नहीं चल सका। पूरी बांग्लादेश की जो टीम है सिर्फ 165 रन पर ही ढेर हो गई। श्रीलंका ने 165 रन का जो हदफ है वो बासानी 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया था। और दूसरी तरफ एशिया कप में आज रेस्ट डे है और कल एक बड़ा मार्का, बड़ा मुकाबला होने जा रहा है जो कि रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान है। कांटेदार ये मैच होगा, श्रीलंका के शहर पालीकेले में खेला जाएगा, जहां कौमी टीम हम देख रहे हैं इस वक्त आलमी रैंकिंग में नंबर 1 है और नेपाल को हमने 1 साइडेड मैच में शिकस्त दी है। उससे भी पाकिस्तानी टीम का जो मोराल है वो इस वक्त बहुत हाई है। पाकिस्तानी टीम बड़ी अच्छी स्पिरिट में दिखाई दे रही है और इसी वजह से पाकिस्तान को इस मैच में फेवरेट भी समझा जा रहा है। तो दूसरी तरफ भारत की बात करें तो टीम सिलेक्शन पर सवालिया निशानात भी उठ रहे हैं। केएल राहुल के अनफिट होने के बावजूद भी वो टीम के साथ हैं, जिस पर भारतीय शायकीन क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी पर बरस पड़े हैं। और केएल राहुल की जगह अब नाम जो सामने आ रहा है वो संजू सैमसन का नाम है, जिनको टीम में शामिल करने के लिए ट्रेंड्स इस वक्त ट्विटर पर भी जारी हैं। दूसरी जानिब हारिस रऊफ की बात करें तो भारत के 10 के 10 खिलाड़ियों को आउट करने की ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया है, जिसके बाद क्रिकेट मद्दाहों की जो धड़कनें हैं वो शायद मजीद बढ़ गई हैं, क्योंकि हारिस की जो बॉलिंग स्पीड है वो डे बाय डे बेहतर हो रही है। पाकिस्तानी शायकीन की जो तमाम तर उम्मीदों के महवर हैं वो बाबर आजम है, जिनसे हर मैच में, हर इनिंग्स में एक्सपेक्ट किया जाता है
कि वो सेंचुरी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तानी टीम की जो जीत में है उनकी सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। तो दूसरी तरफ भारत में तमाम तर उम्मीदें हैं तो वो विराट कोहली से हैं। पाकिस्तान की मजबूत बॉलिंग अटैक भारतीय टीम के परखच्चे उड़ाकर रख देने की सलाहियत रखती है। बिल्कुल पाकिस्तानी टीम अब बदल चुकी है। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट ने भी कौमी टीम से कामयाबी के लिए बहुत उम्मीदें लगाई हुई हैं कि हम एशिया कप भी जीतेंगे और इंडिया में जाके इंडिया से वर्ल्ड कप जीतेंगे। आसाब शिकन मुकाबले में कौन सी टीम अपने आसाब पर काबू बरकरार रख पाएगी तो जीत उसी टीम का मुकद्दर ही ठहरेगी। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अवैस ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो सबसे पहले तो मैं कमेंट आपका चाहूँगा कल के मैच के हवाले से। श्रीलंकन टीम के हवाले से अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने की, बंगाल टाइगर्स को अच्छी परफॉर्मेंस में हमें नहीं दिखाई दे रहे। क्या रीज़न लगी आपको उनकी इस बैड परफॉर्मेंस की? जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो आपको पता है कल का मैच जो उनसे वो श्रीलंकन कंडीशंस में खेला गया था और श्रीलंका ऑब्वियसली वन ऑफ द डेंजरस टीम्स है जब वो श्रीलंका में खेलती है। अगर दोनों टीम्स को मैं कंपेयर करूं तो आपको पता है दोनों टीम्स पहले ही मुश्किलात से दो चार हैं क्योंकि उनके जो प्राइम जो प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड है। श्रीलंका के भी बांग्लादेश की भी हम बात करें, अगर मैं बांग्लादेश पे पहले आना चाहूँ तो आपको पता है हालिया अरसे में बांग्लादेश के इश्यूज काफी रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट की बात करें, कोचेस भी आपको पता है बार बार चेंजेस किए गए। फिर उसके बाद तमीम इकबाल आपको याद होगा रिटायर हुए, रिटायर के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अपनी वापस ली, कप्तान नामजद हुए, फिर वो इंजर्ड हुए, कप्तानी से वो बाहर हो गए एशिया कप से, फिर साकिब अल हसन को कप्तान बनाया गया, फिर उसके बाद लिंटन दास इंजर्ड हो गए, वो एशिया कप से बाहर हो गए। तो जो ओपनिंग डिपार्टमेंट था बांग्लादेश का वो काफी कल डिस्टर्ब रहा है। ऑब्वियसली अब बड़ा अपना टूर्नामेंट है, एशिया कप है, तो लिंटन दास आपको पता है वो एक फायर पावर लेके आते हैं। बांग्लादेश में अच्छे बैट्समैन भी, लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि वो थे नहीं। फिर सबसे बड़ा जो मुझे इशू लगा वो ये था कि जो बांग्लादेश का मिडिल ऑर्डर है, खास करके अगर आप बात करें, देखिए मुशफिकुर रहीम है या साकिब अल हसन की मैं बात करना चाहूंगा। साकिब अल हसन दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स ले हैं, लेकिन काफी अरसे से वो इनकंसिस्टेंट है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे कि जो कि वो बेसिकली जाने जाते हैं। आपको पता है बड़ा कंट्रोवर्सी वाला उनका मामला भी रहा है पूरे जो टेन्योर के अंदर जिनके क्रिकेट, तो एक वो थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि वीक लिंक यहाँ पर नजर आता है। बांग्लादेश को उस पर काम करने की जरूरत है। वैसे बॉलिंग यूनिट तो बांग्लादेश का बड़ा अच्छा नजर आता है, तास्किन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, क्योंकि स्कोर आपको देखें स्कोर भी तो चाहिए होता है ना डिफेंड करने के लिए। कल हार्डवर्क बांग्लादेश के बॉलर्स ने किए, लेकिन अप्रिशिएट करना पड़ेगा श्रीलंका को भी। यहाँ पर आपको पता है श्रीलंका की टीम के जो प्राइम फास्ट बॉलर्स हैं वो टीम का हिस्सा थे नहीं। जिन लड़कों को लाया गया न्यू अपना कमस थे, यहाँ पर उन्होंने बड़ी जबरदस्त अपना बॉलिंग का मुजाहरा किया, खास करके वो स्लिंगिंग एक्शन वाले तरीके उनका नाम है। उन्होंने कल जिस तरीके से अपना आप देखें ना इकोनॉमी रेट को मेंटेन करके रखा, बैक टू बैक विकेट्स भी लेते रहे। फिर स्पिन पे आपको पता है जो श्रीलंकन टीम है बहुत ज्यादा बैंक करती है, श्रीलंका हमेशा स्पिन बॉलिंग ऑप्शन पे रिलाय करती है, लेकिन स्पिन में भी उनको बहुत बड़ा इशू था कि उनके जो प्राइम स्पिनर्स हैं वो इंजरी का शिकार थे, वो मौजूद नहीं थे। एक यंगस्टर वहां पर आके जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया स्पिन बॉलिंग यूनिट के अंदर श्रीलंका के, वो एक देखने वाली बात है कि आपको कल एक नजर आया कि श्रीलंकन टीम श्रीलंका कंडीशंस में एक टफ साइड आपको नजर आ सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अवैस, जैसे हम कौमी टीम की अगर बात करें, नेपाल को एकतरफा मैच में हमने शिकस्त दी है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमने देखी है। कौमी टीम की स्पिरिट की बात कर रहे हैं, मोराल की बात कर रहे हैं, बहुत हाई है। दूसरी तरफ अगर भारत को भी देखते हैं, उनके पास भी रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, बुमराह जैसे जो खतरनाक खिलाड़ी हैं उनकी टीम में भी मौजूद हैं। मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं होगा, सनसनीखेज होगा, इम्कानात तो यही हैं। कल के मैच में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आपको क्या लगता है पाकिस्तान का पलड़ा भारी है अब? देखिए दो चीजें यहाँ पर, जो भी कल का मैच खेलेगी आपको पता है, एक तो आपने बारिश से लड़ना है क्योंकि कल बारिश है 60-70% एक्सपेक्टेड है और पाल किले में बारिश होती रहती है, इसलिए पता आपको कल से बात हो रही थी कि जोर जबरदस्ती करके इंडिया ने तो कोशिश की कि हम श्रीलंका या कहीं और डाइवर्ट करें एशिया कप को, लेकिन ये बारिश से भी आपको निपटना पड़ेगा। एशिया कप के बहुत से मैचेस अल्लाह ना करे वॉश आउट भी हो सकते हैं जो श्रीलंका में खेले जाएंगे। अगर हम बात करें दोनों टीम्स की कंपैरिजन की, तो हालिया से में आपको पता है पाकिस्तान ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, खास करके जो एक जेलअप यूनिट आपको नजर आता है पाकिस्तान का बॉलिंग के ऊपर, तो हम हमेशा बात करते हैं बैटिंग में भी पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। लेकिन एक चीज फिर मैं कहूंगा, देखें जब आप इंडिया के खिलाफ खेलेंगे, ऑब्वियसली वो एक ऐसी गेम होती है, चाहे इंडिया की बात करूं चाहे पाकिस्तान, जहां पर हमें याद है जब अंडर 19 हम खेलते थे तो हमें कहा जाता था आपका कैरियर बनता भी है और आपका कैरियर खत्म भी हो जाता है, क्योंकि मैच ऐसा प्रेशर मैच होता है। आपका आपने देखा होगा माजी में भी कितने बड़े बड़े प्लेयर्स का कैरियर भी खत्म कर गया था मैच। तो उसके अंदर पाकिस्तान स्पेसिफिकली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, जो आपका बैटिंग है उस पर थोड़ा सा मैं, क्योंकि फखर जमान बहुत बड़े प्लेयर हैं, जब वो आपको पता है फॉर्म में होते हैं तो जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं सबके सामने की बात है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फॉर्म में नहीं है, वो बड़ा कंसर्निंग साइन पाकिस्तान के लिए होगा। अगर मैं मिडिल ऑर्डर की बात करूं तो आपको पता सलमान को यहाँ पर लाया गया था, साउथ शकील भी बाहर बैठे हुए हैं,
मेरी ख्वाहिश है कि साउथ शकील को लाया जाए, थोड़ा स्टेबिलिटी आप इनिंग्स में आ जाए। लेकिन ठीक है, बात समझ है कि इंडिया के खिलाफ है प्रेशर गेम, अगर आप नया लड़का डालते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर भी माउंट करता है इस चीज पे। लेकिन देखने वाली बात है कि आपकी प्लेइंग 11 सिलेक्शन क्या होगी। लेकिन जो बॉलिंग यूनिट आपको पता है, बार बार इंडियन भी बात करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी करती है कि जो पाकिस्तान का जो पेस ट्रॉय है वो बड़ा डेडली 20 ओवर जोन से पाकिस्तान इंडियन बैट्समैन को किस तरीके से कॉप अप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडिया की लाइनअप की बात करें तो इंडिया भी इशू से गुजरा काफी, जो चाहे उनकी मैनेजमेंट की इशू की बात करें, चाहे कप्तानी की इशू की बात करें। आपको याद है उनकी मैनेजमेंट ने पहले विराट कोहली को उतारा था कप्तानी से, उसके बाद शर्मा को लेके आए। रोहित शर्मा से खबरें यही आती हैं कि जो प्लेयर्स हैं वो नाखुश हैं कप्तानी से, फिर आ रही हैं वहां पर। तो ये बड़ा एक मसला वहां पर चल रहा है। दूसरा, जैसे आपने बात की थी केएल राहुल इंजर्ड हो चुके हैं, तो बात हो रही थी कि शायद अय्यर को जोन सा है वो अपना उनकी जगह डाला। सैमसन की बात हो रही है जो कि दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हैं, अच्छा एक प्लेयर है वो, कहता हूं कि उनको डाला जाए। तो बहुत सी चीजें उनके वक्त कैंप में चल रही है। लेकिन अवैस, जब भी हम देखते हैं पाकिस्तान का इंडिया का मुकाबला होने लगता है तो क्रॉस द बॉर्डर भी मैं अगर बात करूं या पाकिस्तानी प्लेयर्स की भी बात करूं तो कोई ना कोई स्टेटमेंट, मजेदार स्टेटमेंट कह लें या थोड़ी सी तनकीद कह लें, वो सामने जरूर आती है। जैसे अभी हारिस ने ख्वाहिश का अपनी इजहार किया कि भारत के जो 10 के 10 खिलाड़ी हैं उन्हें वो आउट करना चाहते हैं। तो इसी तरह T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा मोहम्मद नवाज ने जिस तरह से तूफानी बैटिंग की, भारत की शिकस्त में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया था। कल के मैच में आपको कौन सा ऐसा पाकिस्तानी प्लेयर दिखाई दे रहा है जो कि ट्रम्प कार्ड साबित होगा, जिसकी परफॉर्मेंस ऐसी हो सकती है कि वो हमें सिंगल हैंडेडली मैच जिता दे? देखिए, सिंगल हैंडेड ये तो आपको पता है कि वंस इन अ ब्लू मून होता है, लेकिन आपको एक टीम कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है हमेशा बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस की। लेकिन शायद लोग मुझसे एग्री भी ना करें, जिनकी मैं बात करता, फखर जमान की इनिंग्स मेरे लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपको स्टार्ट नहीं, देखें आपने अगर प्रेशर डालना है इंडियन बॉलर्स के ऊपर, बुमराह बड़े अरसे के बाद कम बैक कर रहे हैं और हालिया से में उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ सीरीज खेले जिसमें परफॉर्म किया, वैसे उन्होंने कोई बड़ी सीरीज खेली नहीं है। तो एक प्रेशर भी होता है पाकिस्तान गेम में, आपको पता बड़ा बड़ा जो बॉलर और प्रेशर सिचुएशन से गुजरता है। तो अगर पाकिस्तानी बैट्समैन कॉप अप कर जाते हैं, शमी को या बुमराह को खेलने में कामयाब होते हैं, फखर जमान अगर सेट हो जाते हैं, उनसे बड़ा डेंजरस बैट्समैन मेरे लिए शायद इस मैच में ना हो। लेकिन दूसरी अगर बात करूं, अगर मैं इंडियन बैट्समैन को कंपेयर करूं पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के साथ, तो आपको पता है कि इंडिया की जो मेन स्ट्रेंथ है वो 4 आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, जिनको आपने पहले प्रेशराइज करके उनको आउट करना होता है। खास करके विराट कोहली बात कर लें या आप रोहित शर्मा बात करें, रोहित शर्मा आपको पता है बहुत बड़े बैट्समैन है, चाहे जैसा भी परफॉर्म करके आए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन वो भी उनके दिमाग में ये बात जरूर है कि मैंने अगर वीक लिंक्स देखे हैं इंडिया के हमेशा, तो जो इन स्विंगिंग यॉर्कर जो खास करके फुल लेंथ जो करवाते हैं शहीन शाह अफरीदी या जो इन कटर नसीब हमेशा करवाते हैं इंडिया के खिलाफ, वो बड़ी डेडली रही है इंडिया के लिए, उन पे उन्होंने जौन सी अपनी दी है। तो बॉलर्स के ऊपर बड़ा डिपेंड करेगा वो किस स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊं तो एशिया कप में आपको याद हो अफगानिस्तान ने जो एक दूसरा मैच खेला था जिसमें हमें लग रहा था कि शायद हम हार ना जाएं, जो एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने गुरबाज वगैरह ने बनाई थी, उसमें आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स थे उन लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से टैकल किया था आपकी फास्ट बॉलिंग लाइनअप को, कि इजीली लगे रहे, कोई एग्रेसिवनेस नहीं दिखाई, सिंगल डबल्स करते रहे। सिंगल डबल से मुझे बार बार एक चीज जो थोड़ी सी हॉन्ट करती है पाकिस्तान टीम की, वो ये है कि जब आप मिड ऑर्डर के अंदर आते हैं लोग तनकीद भी इस चीज पे करते हैं कि जी पिच मुश्किल थी, ये थी, अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं तो जी आप कैसे लेकिन यार मिडिल ऑर्डर के अंदर आपने 3 रन्स पर ओवर के साथ आप बड़ी टीम्स के खिलाफ नहीं चल सकते हो भाई, आपने स्ट्राइक करनी है। आप अगर एक ही एंड पे रुक जाते हो, रोटेट द स्ट्राइक अपनी बंद करते हो, वो डाउन ऑर्डर पे जाके प्रेशर आपको डालता है। इफ्तिखार पे खेल रहा है, वो पोजीशन वो होती है इफ्तिखार की जिसमें उसने 20 ओवर का फायदा उठा के उसने बड़ी इनिंग्स जोन सी आपके लिए खेलनी है इन शॉर्ट टाइम नहीं है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि मिडिल ऑर्डर आपके जो पाकिस्तानी बैट्समैन स्पिन बॉलिंग ऑप्शन को कैसे खेलते हैं। अच्छा अवैस, जिस तरह से अब आपने भी डिस्कस किया, हम सभी जानते हैं कि जो बारिश का है इम्कान, वो उसका इज़हार किया जा रहा है कि बारिश हो सकती है कल के मैच में, और बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग होगा तमाम ही फैंस के लिए भी, मेरे ख्याल है दोनों टीमों के लिए भी, क्योंकि वो एक दूसरे के आमने सामने तो आना चाहते हैं। ओवर्स अगर महदूद हो जाते हैं, इसका भी वाज़ेह इम्कान मौजूद है, तो आपको लगता है कि इस हवाले से भी कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए टीम को पहले से, या बनाई होगी ऑब्वियसली? देखिए ऑब्वियसली बनाई होती है क्योंकि आप सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिसेस करते हो, और खास करके पालिकेले की जो विकेट है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो डुअल खेलती है हमेशा, वो बॉलर्स को सपोर्ट करती है, बैट्समैन को फ्लड लाइट के अंदर ज्यादा करती है। वो लंकन प्रीमियर लीग में भी मैंने देखा था कि वो ज्यादा बैट्समैन को फ्लड लाइट में सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा पालिकेले विकेट पे वो बॉलर कामयाब होता है, खास करके जो फास्ट बॉलर है जिसमें वेरिएशंस होती हैं। ये ट्रिकी विकेट है, यहाँ पर आपको वेरिएशंस का फास्ट बॉलर बड़ा एक मदद दे जाता है यहाँ पर। तो अगर शॉर्ट स्पैन भी होता है लिमिटेड ओवर्स में, तो आपको पता है
पाकिस्तान बड़ी डेंजरस साइड नजर आती है। लेकिन अगर टॉस जो उनसे बड़ा मैटर फिर करता है, मैं कहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री आप देखें तो पाकिस्तान चेजिंग में थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है। तो अगर खुदा ना खास्ता चेज करना पड़ जाए तो ऑल द बेस्ट है पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन पाकिस्तान बैट्समैन को फिर मैं कह रहा हूं कि जो असल चीज है, पाकिस्तानी बैट्समैन को कल स्टेप अप करना पड़ेगा, बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी फखर जमान स्पेशली। ठीक है, अच्छा, एक बड़ा अच्छा जेस्चर हमने देखा विराट कोहली ने दिया। हमारे जो सेंचुरी मशीन है बाबर आजम, अल्लाह नजर ना लगाए, इसी तरह से सेंचुरियां बनाते रहें, पाकिस्तान को जितवाते रहें, वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में लेकर आए। तारीफ विराट ने उनकी की है, जिस पर कप्तान बाबर ने भी खैर मकदूमी का पैगाम भेजा है। तो दोनों टीमों के दरमियान जो इस तरह के जेस्चर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। कशीदगी का माहौल कम होता है ऑन द फील्ड। हम देखते हैं जैसे पहले भी कुछ मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान और भारत की राइवलरी ऑन ग्राउंड हमें उस तरह से नजर नहीं आती जो अब अफगानिस्तान के साथ हो चुकी है। देखें, क्रिकेट में तो ऑब्वियसली हर चीज चेंज हो जाती है, लेकिन क्रिकेट स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसने हमेशा रिलेशंस आपके बेहतर बनाए हैं किसी भी मालिक के साथ। लास्ट टाइम भी मामला होते रहे हैं। असल इशू ये होता है कि आपको याद हो इंडिया के साथ जब हम जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी की, चाहे आप बात कर लें, आपको याद हो धोनी के ऊपर कितना क्रिटिसाइज हुआ था, वो आपको पता है इंडियन ये स्टार्ट हो गया था जी, वो हंस के क्यों बात कर रहे हैं, शोएब मलिक के साथ ये बाकी मामले उनके चल रहे थे। लेकिन आप बात करें कि देखें विराट कोहली ऑब्वियसली बड़ा बैट्समैन है, मैं उसको रेट करता हूँ, पूरी दुनिया रेट करती है। ख्वाहिश भी थी कि पाकिस्तान में उसको देखें खेलते हुए, इधर बहुत उसके फैंस हैं। और एक बात वाली है कि देखें अगर उनको किंग का खिताब दिया जाता है, किसी वजह से दिया जाता है, क्योंकि चेज करने में ही इज वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स, जिस तरीके से चेज करते हैं। ओके, बाबर आजम ऑन द अदर हैंड, आपको पता है इस वक्त जिस पेस से चल रहे हैं और पूरी दुनिया उनको अकॉम्प्लिश भी करती है, और जिस तरीके से स्कोर कर रहे हैं बैक टू बैक अपना पाकिस्तान के लिए, देखें चाहे नेपाल के खिलाफ करें चाहे जिसके खिलाफ भी करें, थोड़ा सा हमारे भी शायद को समझ में आनी चाहिए कि भाईजान चाहे नेपाल के खिलाफ भी आप स्कोर करें ना, तो वो टीम है, स्कोर ही है। के अंदर भी टफ टाइम बड़ी टीमों को देख के वो यहाँ पर आई है, एशिया कप क्वालिफायर जीत के वो यहाँ पर आई है, कोई टीम छोटी नहीं होती, छोटी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इंशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया डिजिटल हो चुकी है, चाहे काम कोई भी हो, अब हम स्मार्ट वर्क को तरजीह देते हैं। हर आने वाला जो डिजिटल दौर है वो दुनिया में नई बातें लेकर आ रहा है। अब अगर आप किसी की मदद भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम देख रहे हैं कि कुछ चैरिटी ऐप मौजूद हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि इस पर काम कर रही हैं। बड़ा अनोखा ये आइडिया है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये प्लान किया, किस तरह से आइडिया डेवलप हुआ। पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन हैं, इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन किया है। 2 दहाइयों से बैनुल अक़वामी कंपनियों से के साथ काम करती रही हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस रखती हैं और अब अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद का बीड़ा उठा रखा है। मुल्क अजीज़ में गुर्बत में खात्मे के लिए भी डिजिटल ऐप जो कि माई इम्पैक्ट मीटर के नाम से है, उसकी CEO हैं, उस ऐप को रन कर रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा कमर चीमा साहिबा इन स्टूडियोज़, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। कमर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। अच्छा, बड़ा अनोखा ये ख्याल है, लोगों की मदद तो हम लोग भी डिफरेंट तरीक़ों से करते हैं और ज़्यादातर हम देखते हैं लोगों के घरों में राशन पहुँचा दिया जाता है या पैसे दे देते हैं, किसी को मेडिकल फैसिलिटी को ले देते हैं। ये ऐप के थ्रू इसको डिजिटल करने का ख्याल कैसे आया? मैं जब ऑस्ट्रेलिया में थी तो मैंने एक डिग्री की सोशल इम्पैक्ट में जी। और तब मैंने रियलाइज किया कि इस सेक्टर में बहुत सारे गैप्स हैं। जब बड़े बड़े डोनर्स या कोई भी डोनर पैसा अपना देते हैं तो वो पैसा एक ब्लैक बॉक्स में चला जाता है, आपको नहीं पता कि उस पैसे के साथ क्या होता है। दूसरा मसला ये है कि जब आप किसी को कैश देते हैं फॉर व्हाटएवर सर्विस, के आपने किसी को राशन देना है या बच्चे की स्कूल की फीस देनी है या यूनिवर्सिटी की फीस देनी है, आपको नहीं पता कि वो जो आप कैश दे रहे हैं वो एक्चुअली उसी चीज के लिए यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं जिसके लिए वो इंटेंड हुआ था। और आपको ये भी नहीं पता कि आप जिसकी मदद कर रहे हैं वो और 10 लोगों से तो नहीं मदद वही वाली मांग रही या मांग रहा। तो जब आप किसी भी चीज में डिजिटल को मिक्स कर देते हैं ना, डिजिटल ले आते हैं, तो फिर आप उसके अंदर एक फुल विजिबिलिटी ले आते हैं, ट्रांसपेरेंसी ले आते हैं। अब देखिए जैसे उबर ने टैक्सी इंडस्ट्री को आकर डिजिटलाइज कर दिया तो उसके अंदर एक फुल विजिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सेफ्टी, आप अपने घर बैठे कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे एंड हुआ, कितने पैसे हुए,
सारा आपको पूरा एक डिजिटल एक्सपीरियंस में। इसी तरह सोशल सेक्टर तो एक ऐसा सेक्टर है जिसको सबसे पहले डिजिटलाइज होना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर तो ये ट्रस्ट वाला फैक्टर, विजिबिलिटी वाला फैक्टर, ट्रेसेबिलिटी, इक्विटेबिलिटी वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी किस तरह से फिर आप मॉनिटरिंग करते हैं, जिस तरह से आप अभी एक पैटर्न समझा रहे हैं, क्योंकि आम लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, एक तो हमने पाकिस्तान की एनजीओज को दावत दी है कि वो ऐप पर आ जाए सारी, ठीक है। अब जैसे एक मॉल होता है और उसमें सारे ब्रांड्स होते हैं, तो इसी तरह ये एक ऐसी ऐप है जिसमें सारी एनजीओज आ रही हैं। अभी हमारे पास 20 एनजीओज आ गई हैं और रोज रोज नई नई एनजीओज आती है। अल खिदमत है, सहारा ट्रस्ट है, अल्लाह वाले ट्रस्ट, बहुत सारे ट्रस्ट फाउंडेशंस हैं। तो आप उन सबके, हम उनसे कहते हैं कि आपको कोई डायरेक्ट पैसे नहीं देगा, आप अपने कॉजेज डालें और पैकेजेस डालें ताकि लोगों को पता हो कि वो किस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं, और फिर हम उन लोगों को, डोनर्स को रिपोर्ट भी भेजते हैं। उसके बाद ये है कि अगर आपने देखिए रमजान आता है, बहुत सारे लोग राशन देते हैं, उसमें बहुत सारी मसले होते हैं। पहले या तो आप राशन जाके खुद खरीद के लाएं, आपका इतना वक्त जाया होता है, फिर आप अपने घर उसको स्टोर करें, पुराना भी हो जाता है। जरूरी नहीं कि जिसको आप दे रहे हैं उसको वही चीज चाहिए हो, या वही चीजें चाहिए हो जो आप दे रहे हैं। तो हमने इसको बहुत सिंपल कर दिया। हमने ये कहा कि आप किसी को डिजिटल वाउचर दे दें राशन का, वो वाउचर लेके अपने करीब वाली दुकान में जाए, चाहे वो गांव में है, बलूचिस्तान, इंटीरियर्स, जहां भी है, वो जाके वाउचर दिखाए। दुकानदार जो है वो उस वाउचर को जब डालेगा अपनी, उसकी सिंपल उर्दू में ऐप है, तो उसे पता चल जाएगा कि आपने इसको कितने का वाउचर दिया है। जैसे 6000 का आपने उसको वाउचर दिया, कहेगा बीबी 6000 की शॉपिंग कर लो मेरी दुकान से। वो अपनी मर्जी की चीजें लेगी जो उसे चाहिए। जब दोनों कंफर्म करेंगे तो आपके 6000 रुपए उस दुकानदार के पास चले जाएंगे। आपके पास पूरी हिस्ट्री आएगी, जिन जिन की आप हेल्प कर रहे हैं, कब उनको राशन दिया, किसी और ने दिया, वो भी आपको नजर आएगा, ताकि आपको पता हो कि इसको इस महीने राशन मिल चुका है, आप किसी और की हेल्प करते हैं। ठीक है। तो अब देखें, अल खिदमत ने हमारी ऐप में पूरे पाकिस्तान से बेवाओं को ऐड किया, ठीक है। वो बेवाएं इंटीरियर सिंध में भी हैं, वो साउथ पंजाब में भी हैं, वो आजाद कश्मीर में भी है, बलूचिस्तान में, गिलगित में। आप वो वेरीफाइड हैं कि वो बहुत गरीब है, तो आप जाके उनकी हिस्ट्री देख के, जिसको किसी ने भी नहीं हेल्प किया, किसी को ऐड कर सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं, या आप अपने भी बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। आप कहें जी मैंने अपना ड्राइवर अपनी ऐप में ऐड कर दिया, अब वो मैं उसको उस ऐप के थ्रू हमेशा राशन दूंगा, ठीक है, ताकि मुझे नहीं पता, जैसे पैसे देता हूं तो वो कहीं इधर उधर ना लगा दो, बस ये राशन के लिए जो मैं दे रहा हूँ ये वो अपने घर के पास वाली दुकान से। अच्छा, माई इम्पैक्ट मीटर जो आपने एक तो नाम इसका रखा, तो अभी आप क्या इम्पैक्ट देख रही हैं, इससे कितना इम्पैक्ट डेवलप हुआ है, कितनी ऐसी एनजीओज हैं पाकिस्तान की या ट्रस्ट फाउंडेशन है, या जो इंडिविजुअल लोग हैं अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो वो भी इस प्लेटफॉर्म को, जिस तरह से आप बता रही हैं, तो वो इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं? बहुत इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल जो स्टोर होता है, iOS स्टोर, या गूगल प्ले स्टोर होता है, वहां से आप आराम से डाउनलोड करें माई इम्पैक्ट मीटर की ऐप को डाउनलोड करके, पूरी दुनिया में आप कहीं भी है, आप जो है वो पाकिस्तान में किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। जिनकी आपने हेल्प करनी है वो सिर्फ पाकिस्तान में हो सकते हैं, मगर आप दुनिया में कहीं पे भी हो सकते हैं जो हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी ऑलरेडी 36 कंट्रीज से लोगों ने डोनेशंस भेजी हुई हैं पाकिस्तान थ्रू दिस ऐप, क्योंकि बहुत ईजी है ना, उनके क्रेडिट कार्ड के थ्रू आसानी से वो किसी भी एनजीओ में कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आजकल तो जो हालात हैं महंगाई के हवाले से हम देख रहे हैं, गरीब आदमी 2 वक्त का खाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। आपको क्या लग रहा है इस ऐप के थ्रू कितने लोगों को अभी तक फ़ायदा पहुंच चुका है, क्योंकि अगर नंबर हमारे पास मौजूद हो? एग्जैक्ट नंबर्स तो मुझे नहीं पता, मगर देखिए हमारे दिन में तकरीबन 8-9 राशन जो है वो निकल जाते हैं। अभी हमने सिर्फ रमज़ान से पहले लॉन्च किया, बहुत ज़्यादा कोई मार्केटिंग नहीं की है, कुछ नहीं किया, तो इसकी अभी बहुत थोड़ा टाइम हुआ है तो इतना ज्यादा अडॉप्शन है। और स्पेशली बाहर के लोग, डायस्पोरा, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, वो इसको बहुत, क्योंकि देखें उनके लिए पाकिस्तान में भेजना और सस्ता हो गया क्योंकि डॉलर महंगा हो गया, तो वो उनके लिए कपल ऑफ डॉलर्स हैं, $20 है, $30 है, मगर यहाँ पे किसी के लिए पूरे महीने का खर्चा है, पूरे महीने का या तो राशन है, या उसके बच्चे की स्कूल फीस है, या किसी की IT ट्रेनिंग है कि वो कमाने के काबिल हो जाए, या किसी की यूनिवर्सिटी की फीस है। तो अच्छा, जिस तरह से एक बहुत लंबा अरसा आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, 2020 में आप पाकिस्तान वापस आ गई। बहुत कम वैसे ऐसा होता है कि जो लोग बाहर चले गए हैं, बहुत अच्छे सेटल हो गए हैं, फिर वो मुल्क में कम ही वापस आते हैं, और तब जब हालात भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हों, तो वापसी ज़ाती वजूहात की बिना पर हुई है, या फिर कोई जिस कॉज पर आप काम कर रही हैं यही आपका एक मेन गोल था? मेन गोल यही था। मेरी वहाँ पे जॉब थी, बहुत अच्छी जॉब थी, हस्बैंड की भी बहुत अच्छी, वो माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर एग्जीक्यूटिव थे,
तो ये मेन गोल ये था कि मैंने पाकिस्तान इज माय कंट्री, अगर मैंने ऐसी कोई ग्लोबल ऐप स्टार्ट करनी है तो पाकिस्तान में इसको पायलट होना चाहिए, पाकिस्तान शुड बी द फर्स्ट प्लेस टू लॉन्च। तो मेन गोल ये था। हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं, ही इज द ओनली सन, उनके पेरेंट्स जो है दे आर एजिंग एज वेल, तो दैट हेल्प्ड us to move back। अच्छा, तो अभी जैसा से हम देख रहे हैं दूसरों की मदद के हवाले से, अब जो ये एक तरीका कार डेवलप कर लिया गया है, जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं आपको मुश्किलात आती हैं, आपको हर्डल्स आती हैं, तो कोई हर्डल्स का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लोगों को डिजिटल इस तरफ लाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आजकल हर बंदे को सेंस उस तरह से नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, जब हम देही इलाकों की बात करते हैं वहाँ पर इंटरनेट की रसाई नहीं है, लोगों के पास एंड्रॉयड या आईफोन अगर हम उनकी बात करें तो वो अवेलेबिलिटी नहीं है, उनके लिए फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी। जो बेनिफिशरीज है ना, जिनकी आपने मदद करनी है, जो कि दूर दराज इलाकों में, उनके पास स्मार्टफोन होना जरूरी है ना, उनके पास इंटरनेट होना जरूरी है। उनको हम रीच करते हैं थ्रू सिंपल SMS, कोई भी फीचर फोन हो, जब उन्हें कोई राशन देता है या कोई भी उनकी मदद करता है तो उनको एक SMS जाता है कि आपके पास इतने पैसे हैं, ये आपका ट्रैकिंग आईडी है, किसी भी दुकान से जाके ले लें। अलबत्ता जो डोनर्स हैं उनको ये जरूर हमें चैलेंज आता है, हमारे पास बहुत ज्यादा फंड्स नहीं है मार्केटिंग करने के, मैं अपना आई एम लाइक स्पेंडिंग, दिस इज माय ओन इनिशिएटिव, तो बहुत ज्यादा फंड्स नहीं है मार्केटिंग वगैरह के, तो ऑब्वियसली लोगों को पता नहीं चलता। और थोड़ा सा ये फ्रिक्शन जरूर होता है कि लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अपनी प्रोफाइल बनाएं और फिर उसके ऊपर देना शुरू करें। मगर मैंने ये देखा है कि जब एक दफा लोग कोई अडॉप्ट कर लेते हैं और वो इसके थ्रू देना शुरू कर देता है, तो फिर वो एक दफा हुक हो जाते हैं, बिकॉज क्योंकि उनको वो एक्सपीरियंस मिलता है। एक डिजिटल एक्सपीरियंस ऑब्वियसली एक बहुत आसान कर देता है एक चीज आपकी, फ्रिक्शन रिमूव कर देता है, तो फिर लोग बार बार जरूर आते हैं, मगर पहली दफा लाना लोगों को डेफिनेटली मुश्किल है। अच्छा, जिस तरह से आप बता रही हैं यू हैव स्टार्टेड इट ऑन योर ओन, तो थोड़ा सा मुश्किलात भी पेश आ रही होंगी, तो अभी तक अगर हम बात करें कितनी NGOs ऐसी हैं या कितनी पाकिस्तान में जो ट्रस्ट फाउंडेशन काम कर रही हैं अब आपके प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं? तकरीबन 20 to 25 NGOs हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं इस वक्त। बड़ी बड़ी उनमें कुछ NGOs भी हैं, जैसे मैंने कहा खिदमत ने हमारी बल्कि शुरू में हेल्प भी बहुत की, ठीक है, और सहारा ट्रस्ट, अल्लाह वाले ट्रस्ट, मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन, बहुत सारी NGOs हैं। बल्कि कल ही मशल राय एक फाउंडेशन है, वो कल हमारी ऐप पर आए, तो रोज 2-2, 3-3 NGOs एटलीस्ट रोज आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समाजी रहनुमा कंवल चीमा साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। बड़ा ही अच्छा ये इनिशिएटिव है और हमारी बेस्ट विशेस हैं इनके इस डिजिटल ऐप के हवाले से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कुछ वायरल वाक़यात के हवाले से और कुछ वायरल वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी है जिनको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि जब भी अगर आपने ट्रैवल करना है, किसी भी खित्ते के बारे में आपको अगर जानना है, तो उसका जो एक बेहतरीन ज़रिया है वो हमेशा से ही उसको ट्रेन का सफ़र कहा जाता है, क्योंकि इसके दौरान हम देखते हैं हम शहरों में से गुजरते हैं और इसके साथ साथ देहात को देखना भी मुमकिन होता है, पहाड़ों में से गुजरते हैं, रोड नेटवर्क्स देखते हम जाते हैं। तो ट्रेन के सफ़र से आपको जो अपने इर्द गिर्द की दुनिया है उसको एक नई नज़र से देखने का मौका मिलता है। आप अगर एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं या फिर शहरों के अंदर चलने वाली भी जो ट्रेन्स मौजूद हैं, किसी भी ट्रेन पर आप सफ़र कर रहे होंगे तो उस सफ़र के लिए काफ़ी वक्त भी दरकार होता है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया की वो कौन सी ट्रेन है जिस पर सफ़र करने के लिए आपको 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 6 दिन दरकार होते हैं? जी हाँ, वाकई, क्योंकि ये दुनिया में ट्रेन का सबसे तवील सफ़र है जो कि एक ही रेलवे लाइन पर किया जाता है और इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे का ये नेटवर्क है, जिसे मॉस्को से रूस के मशरकी बईद के दरमियान ये फैला हुआ है। ये ट्रेन मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक सफ़र करती है और मजमूई तौर पर 5772 मील का ये जो टोटल फासला है, जिसके दौरान ये ट्रेन यूरोप से भी गुजरती है और एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों से भी गुजरती है। तो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। 1916 से इस ट्रेन का सफ़र जारी है, लेकिन इसमें सफ़र करना बिल्कुल भी हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो चुके हैं। तो इसकी वजह यह है कि ट्रेन बहुत ज़्यादा सुस्त रवि से सफ़र करती है और जो रूस के
मुतादिद खिते हैं, ये वहाँ से गुजरती है, जिस दौरान मुतादिद खूबसूरत मकामात पर इसको रोका भी जाता है और इस ट्रेन को अपना सफ़र मुकम्मल करने में 144 घंटे या फिर 6 दिन लगते हैं। वैसे तो कुछ ट्रेनें इससे भी ज़्यादा फासले तक सफ़र करती हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ रेलवे लाइन से गुजरती हैं। तो ज़िंदगी में मेरा ख्याल अगर मौका मिले तो इस तरह के जो एडवेंचर हैं या इस तरह के जो सफ़र हैं वो लाजमी तौर पर करने चाहिए। और हमारी यही दुआ है, यही एक्सपेक्टेशंस हैं, यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई सर्विस शुरू की जाए, क्योंकि पाकिस्तान भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं है। जब भी हम अपने नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करते हैं तो उनका कंपैरिजन किया जाता है स्विट्ज़रलैंड से। हम कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन पाकिस्तान से खूबसूरत खित्ता पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है, इससे कोई भी इनकारी नहीं है। जितने भी फ़ॉरेन हम देखते हैं टूरिस्ट आते हैं वो हमें ये बातें कहते दिखाई देते हैं। तो हम ख्वाहिश तो ये रखते हैं कि पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई सर्विस शुरू की जा सके। एक और वायरल वीडियो है जो आपके साथ शेयर करेंगे, स्विट्ज़रलैंड की फ़ज़ाई कंपनी का, जिसके पर के ऊपर डांस किया जा रहा है और ये डांस कोई और नहीं बल्कि जहाज़ का अमला ही कर रहा है, जिनको मेरा ख्याल है लाखों डॉलर्स लगाकर ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि बड़ा ही ये रिस्की काम है। जहाज़ में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको इन तमाम बातों का ख्याल रखना है। तो ये मनाजिर हैं नियो की स्क्रीन पर। जहाज़ का अमला अपनी इस हरकत के बायस में अब मुश्किल में आ चुका है, क्योंकि स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस के कैबिन क्रू मेंबरान के खिलाफ तैयारे के ऊपर रक्स करने और फिर तस्वीरें भी ये खिंचवा रहे थे, वीडियोस वहाँ पर बन रही थी। तो जो उनके मालिकान थे उन्होंने एक्शन लिया है, तहकीकात इस पर शुरू कर दी गई हैं। कैबिन क्रू की इस हरकत की जो वीडियो है, एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर इंतज़ार कर रहा था, उसने ये जो मनाजिर हैं, ये लम्हात हैं, ये अपने कैमरे में फ़ोन में रिकॉर्ड किए, जिसके बाद एयरलाइन की जो मैनेजमेंट है उन्होंने इस पर शदीद गुस्से का इजहार भी किया है और इस मामले पर एयरलाइन की जानिब से कहा गया है कि इस तरह की हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वैसे भी अगर हम देखें तो ये वीडियो बहुत ख़तरनाक है, इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाज़ अगर चल रहे हैं वो अपने परों पर चल रहे हैं। एक एक जो इक्विपमेंट इसमें इंस्टॉल है, एक एक पुर्जा इंस्टॉल है, उसकी अपनी एक वैल्यू है, उसका अपना एक काम है। तो किसी किस्म की भी ख़राबी इसमें आ सकती थी। ये मामला बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बड़ी इस पर तनकीद भी की गई है, एक्शन इस पूरी टीम के ख़िलाफ़ ले लिया गया है और कैबिन क्रू की जानिब से हरकत की गई है, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेंड स्टाफ होता है कि मुश्किल हालात में उन्होंने किस तरह से लोगों को भी संभालना है, अपने आप को भी संभालना है। और ये वही लोग हैं जो कि जहाज़ के पर मौजूद हैं, वहाँ पर डांस कर रहे हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये जो रील्स चल रही हैं, टिकटॉक वीडियोस चल रही हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, हम हर जगह देखते हैं कि लोग वायरल होना चाहते हैं या फिर पैसे कमाने के लिए इस तरह के काम भी किए जाते हैं। बहुत से लोगों के जो चैनल्स मौजूद हैं वो यूट्यूब पर हैं या उनका फेसबुक अकाउंट अगर मोनेटाइज है, तो इस तरह की हरकतें वो करते हैं अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए। तो लग ऐसा ही रहा है कि शायद कोई टिकटॉक वीडियो यहाँ पर बनाई जा रही है। तो इस जहाज़ का अमला अभी तो काफ़ी मुश्किल में पड़ चुका है, क्योंकि इनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। काफ़ी इस मामले पर तनकीद भी हम देख रहे हैं कि जा रही है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह मंडे को आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जुम्मा मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।